Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the daily Hindu news and editorial analysis of 5th of January 2022. तो गाइज आज है तारीख 5 जनवरी 2022 और है वेडनेसडे। देखेंगे आज के द हिंदू न्यूज़पेपर के इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को। इन आर्टिकल्स के रिगार्डिंग अगर आप लोग को नोट्स वगैरह चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम और फिर जाकर सर्च बॉक्स में टाइप करना है दीपक यादव एजुकेशन। एज यू कैन सी गाइज आप लोग को ये वाला चैनल मिल जाएगा और साथ ही साथ आपको ऊपर ये वाला चैनल भी दिख रहा होगा। दोनों को ही जाकर ज्वाइन कर लेना क्योंकि यहाँ पर आपको डेली बेसिस पर डेली करंट अफेयर के वीडियो का पीडीएफ, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स के रिगार्डिंग नोट्स और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स को प्रोवाइड करवा दिया जाता है। नाउ बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी लोगों को मैप में जाकर देखना है पूरे लिथियम ट्रायंगल को। लिथियम ट्रायंगल एग्जैक्टली क्या है, जैसा आप लोग को नाम से लग रहा है ट्रायंगल, तो मतलब इसके अंदर 3 कंट्रीज होंगी। वो तीनों कंट्रीज कौन कौन सी हैं उनको आज मैप में देखना है। देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना है जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि यूपीएससी प्रीवियस ईयर 2014 के प्रीलिम्स में पूछा गया था। डेली बेसिस पर हम लोग यहाँ पर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है, देखो सेंटर और स्टेट के बीच में जो भी डिस्प्यूट्स होते हैं उन डिस्प्यूट्स को डिसाइड करने की जो पावर है वो सुप्रीम कोर्ट के पास आती है, लेकिन वो कौन से ज्यूरिसडिक्शन के अंदर आती है ये आप लोग को बताना है। ऑप्शन ए एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन, ऑप्शन बी अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन, ऑप्शन सी ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन या फिर ऑप्शन डी रिट ज्यूरिसडिक्शन। देखो इसके बारे में बहुत सारे लोगों को मालूम होगा तो इसका सही आंसर नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर देना और जिनको नहीं मालूम है वो जाकर सर्च करो, डेफिनेटली आपको और भी बहुत सारी जानकारी मिलने वाली है। बाय द वे इसका जो करेक्ट आंसर मैंने आप लोग को नीचे प्रोवाइड करवा दिया है, प्लस टेलीग्राम पर ही प्रोवाइड करवा दिया है, वहां से भी जाकर इसको चेकआउट कर सकते हो और एटलीस्ट सभी लोग को इसके अंदर पार्टिसिपेट करना है जैसा मैं डेली बेसिस पर बोलता हूं, क्योंकि आपके लिए काफ़ी हद तक ये हेल्पफुल होने वाला है। तो चलो शुरुआत करते हैं। यह है आज का सबसे पहला आर्टिकल और आर्टिकल तो डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन इस वाले आर्टिकल के अंदर कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट इशू नजर आएगा नहीं। अभी फिलहाल यहाँ पर चर्चा क्या हो रही है, सुप्रीम कोर्ट आज यहाँ पर ईडब्ल्यूएस कोटा केस की सुनवाई करने वाला है। तो आज यहाँ पर इस केस की सुनवाई होगी, कल फिर से ये आर्टिकल चर्चा में आएगा। फिलहाल तो ईडब्ल्यूएस कोटा की जो डिटेलिंग है, इसका बेसिक है, प्लस ये मुद्दा क्या है, इन सबको आज एडिटोरियल पर भी कवर किया गया है। तो उस एडिटोरियल को तो हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे ही करेंगे, लेकिन यहाँ पर इशू क्या है मैं आप लोग को थोड़ा सा समझा देता हूँ। देखो ये इशू काफ़ी पुराना हो चुका है, लगभग 29 जुलाई 2021 से यहाँ पर ये इशू स्टार्ट होता है। हमारी सरकार कुछ नोटिफिकेशंस को इशू करती है, जैसे कि यहाँ पर खासकर रिजर्वेशंस को लेकर 27% कोटा दिया जाता है ओबीसी वाले को और 10% कोटा दिया जाता है ईडब्ल्यूएस यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन कैटेगरीज को। कहाँ पर, नीट पीजी एडमिशन्स के अंदर ये कोटा दिया जाता है। उसके बाद यहाँ पर क्या होता है कि अप्रैल 28 में इसी चीज़ के अगेंस्ट में यहाँ पर क्या होता है, पिटिशंस को फाइल किया जाता है, इसको यहाँ पर चैलेंज किया जाता है। फिर ये मुद्दा आगे चलते चलते फिर एक टाइम ऐसा आता है कि लगभग अक्टूबर 21 के अंदर हम लोग ये देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ये बोलता है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट से कि आपने ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर जो लोग आते हैं उनके लिए आपने 8 लाख रुपए की इनकम किस प्रकार से डिसाइड करी है, हम लोग को बताओ। तो ये मुद्दा आगे चलता रहता है, ठीक है। इसके ऊपर एक कमेटी बैठाई जाती है, कमेटी पूरी चीज़ों को देखती है। फिर उसके बाद आपको मालूम होगा अभी 2-3 दिन पहले की बात है, सरकार ने यहाँ पर इन चीज़ों का एक जवाब दिया। सरकार ने बोला जो भी हम लोगों ने 8 लाख रुपये डिसाइड किए हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर वो यहाँ पर रीजनेबल अमाउंट है, ठीक है। तो ये मुद्दा चल रहा है और आने वाले टाइम पर ये फिर से चर्चा में आने वाला है। फिलहाल तो ये आर्टिकल आज एडिटोरियल पर डिटेल में कवर किया गया है, तो वहाँ पर हम लोग डिटेल में देखेंगे। अभी फिलहाल मैंने आप लोगों को एक इशू बता दिया है, एक ओवरव्यू दे दिया है कि यहाँ एग्जैक्टली क्या क्या चल रहा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर सेम ही पेज पर एक छोटा सा आर्टिकल और है, ठीक है। आपने कल देखा होगा पूरे देश भर में इस आर्टिकल के बारे में कल चर्चा हुई है। हालांकि यहाँ पर इस आर्टिकल को बहुत छोटे में कवर किया गया है और इंटरनेशनल मीडिया ने भी इस आर्टिकल को खूब कवर किया। और एक ऐप के बारे में चर्चा हो रही है जिसका नाम है बली बाई ऐप, ठीक है। बली बाई ऐप यहाँ पर आप देख पाओगे, इस ऐप को बनाया गया गिट हब के अंदर, ठीक है। अब किसी व्यक्ति ने बनाया होगा क्योंकि गिट हब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप लोग अपने सॉफ्टवेयर्स वगैरह को डेवलप कर सकते हो। अब इस ऐप में हो क्या रहा था, इस ऐप के अंदर ये हो रहा था कि जो मुस्लिम वेमेन हैं उनकी ऑक्शनिंग की जा रही थी, नीलामी की जा रही थी एक तरीके से आप कह सकते हो, या फिर उनके ऊपर बोली लगाई जा रही थी। और ये जो कंसर्न है ये बहुत सारी महिलाओं ने उठाया, ट्विटर पर ट्वीट किया, तो ये मुद्दा काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ा। नाउ फिलहाल तो अभी आप देख पाओगे मुंबई पुलिस ने एक वेमेन को अरेस्ट किया है जो कि इसी केस के अंदर शामिल है। साथ ही साथ यहाँ पर एक 21 साल का लड़का है विशाल कुमार, इसको भी अरेस्ट किया गया है, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ पर आप देख पाओगे कहीं ना कहीं इनके अंदर इन लोगों का भी इन्वॉल्वमेंट नजर आएगा। फिलहाल
फिलहाल आर्टिकल के अंदर कुछ ऐसी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दी नहीं गई है, लेकिन कल बहुत ज़्यादा चर्चा में था ये आर्टिकल, इसी वजह से मैंने आप लोगों को बता दिया, क्योंकि छोटा सा कवरेज आज द हिंदू न्यूज़पेपर ने भी फ्रंट पेज पर कवर किया। अब डायरेक्टली चलते हैं हम लोग आज के अपने इंपॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ। नाउ ये है आज का आर्टिकल ऑफ द डे। बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है आज के पूरे न्यूज़पेपर का, और आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त आर्टिकल ये देखने को मिलेगा। तो बहुत ज़्यादा डिटेल में हम लोग अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। हालांकि इस आर्टिकल के बारे में मैंने लगभग 1 जनवरी के आसपास आप लोग को ये समझाया था, ट्रिंकोमाली ऑयल फार्म टैंक डील के बारे में। तो अभी इस टैंक डील को क्लियर कर दिया गया, श्रीलंका कैबिनेट ने यहाँ पर इसको क्लियर किया है। नाउ फाइनली यहाँ पर ये डील हो रही है, और इस डील के अंदर भारत को काफ़ी फायदा मिलेगा, प्लस श्रीलंका को भी बहुत सारा फायदा देखने को मिलेगा। तो श्रीलंका के कैबिनेट ने यहाँ पर एक अप्रूवल दिया कि ये जो नई डील है, और इस नई डील का अनाउंसमेंट वहाँ के एनर्जी मिनिस्टर के थ्रू कर दिया गया था पिछले सप्ताह। जैसे मैंने आपको बताया 1 जनवरी को मैंने इसका डिस्कशन किया था। इसको हम लोग बोलते हैं ट्रिंकोमाली ऑयल टैंक फार्म डील। अब ये ट्रिंकोमाली ऑयल टैंक क्या है, मैं आप लोगों को अभी डिटेल में समझाऊंगा। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और हमारे लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, कुछ प्रेस स्टेटमेंट निकल कर आया है, जिसके बेसिस पर हमें पता चला कि बिल्कुल ये मीटिंग है, और उस बेसिस पर क्या हुआ, अभी अनाउंसमेंट हो चुका है। ये जो डील है इसको पूरी तरह से क्लियर कर दिया गया है। अब आने वाले टाइम पर ये जो ट्रिंकोमाली ऑयल टैंक है इनको डेवलप किया जाएगा, और भारत यहाँ पर मदद करेगा श्रीलंका की। और आप लोगों को मालूम होगा इस टैंक के बारे में, ये जो टैंक्स हैं या फिर ट्रिंकोमाली है, ट्रिंकोमाली खुद एक नेचुरल हार्बर है। नेचुरल हार्बर क्या होता है मैं आप लोग को समझाऊंगा। मतलब कि एक ऐसा पोर्ट है जो कि यहाँ पर नेचर ने खुद दिया है, कुदरती दिया हुआ यहाँ पर ये पोर्ट है। इसकी कुछ बनावटी ऐसी है, ठीक है, तो उसको भी मैं आप लोगों को अभी मैप में दिखा के समझाऊंगा। और इसके ऊपर हम लोग पिछले 16 महीने से लगातार फोकस कर रहे हैं कि ये जो डील है ये हमारी हो जाए, और इंडिया को यहाँ पर एक चांस मिले इन ऑयल टैंक फार्म्स को डेवलप करने का। ठीक है, यहाँ पर इंडिया को थोड़ा सा अपना रोल मिले, तो अब यहाँ पर ये काम होगा। प्लस उसके बाद हम लोगों ने देखा सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर क्या हुआ था। सबसे बड़ी बात, इन ऑयल टैंक फार्म्स का बहुत बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल किया गया था, वो भी हम डिस्कस करेंगे। आखिरकार यहाँ पर ब्रिटिशर्स ने किस प्रकार से यहाँ पर इन ऑयल टैंक फार्म्स का इस्तेमाल किया, तो वो इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आप देख पाओगे आर्टिकल के अंदर। बहुत छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन है ना, बहुत छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन एक एक लाइन के अंदर कवर किया गया है, लेकिन मैं आप लोगों को काफ़ी डिटेल में सारी चीज़ों को समझाने वाला हूँ। पहली चीज़ तो हम लोग समझते हैं कि आखिरकार ये डील क्या है, और दूसरी चीज़ ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि हमारे सिलेबस के अंदर वेरियस टॉपिक्स मेंशन है, जैसे कि इफेक्ट्स ऑफ पॉलिसी, इंडिया एंड इट्स नेबरहुड। तो ये सारे टॉपिक हमारे सिलेबस के अंदर मेंशन देखने को मिलेंगे। न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि आपको पता चल चुका है कि अब यहाँ पर ये जो डील है इसको पूरी तरह से क्लियर कर दिया गया है। अब फाइनली यहाँ पर ये डील हो ही जाएगी। अगर हम बात करें ट्रिंकोमाली ऑयल टैंक फार्म्स की, तो ये एग्जैक्टली ऑयल टैंक फार्म्स क्या हैं। देखो, अब यहाँ पर फार्म क्या होता है, फार्म एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर प्रोडक्शन होता है बहुत सारी चीज़ों का। ठीक है, फार्म बहुत सारी होता है, मुर्गियों का फार्म होता है, हर एक चीज़ का मतलब फार्म देखने को मिलता है। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या है, ऑयल टैंक फार्म का क्या है, यहाँ पर टैंक का प्रोडक्शन होता है? नहीं, यहाँ पर पहले से ही बहुत सारे टैंक मौजूद हैं, और उन टैंक को बनाया गया था ब्रिटिशर्स के थ्रू ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर 2। वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पर क्या हुआ था, ब्रिटिशर्स ने यहाँ पर इन टैंक को बनाया था एज अ रिफ्यूलिंग स्टेशन। मतलब कि देखो, ब्रिटिशर्स का मानना यह था कि जो नेवी होती है किसी कंट्री की, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होनी चाहिए। ठीक है, किसी भी कंट्री की अगर नेवी बहुत मजबूत है तो मतलब उसका दबदबा बहुत ज़्यादा बनेगा। अब नेवी मजबूत होने के लिए क्या होना चाहिए, जगह जगह पर हमारे पास रिफ्यूलिंग स्टेशंस होने चाहिए, कि कहीं पर अगर फ्यूल ख़त्म होता है तो उसके बेसिस पर जहाज़ों के अंदर वापस से रिफ्यूलिंग करवाई जाए। तो ऐसे यहाँ पर रिफ्यूलिंग स्टेशन बहुत सारे बनाए गए थे, लेकिन उसमें से यहाँ पर एक स्टेशन बनाया गया था श्रीलंका के अंदर ट्रिंकोमाली वाली जगह पर, जिसकी वजह से इसको हम लोग ट्रिंकोमाली ऑयल टैंक बोलते हैं, ऑयल टैंक फार्म बोलते हैं। तो मैं आपको इसको मैप में भी दिखाता हूँ। पहले तो आप लोगों को ये वाला मैप नज़र आ रहा होगा, इधर आपको ये ट्रिंकोमाली नज़र आ रहा होगा, नहीं नज़र आ रहा है तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये श्रीलंका का मैप हुआ, इधर थोड़ा सा हम लोग जूम करेंगे मैप को, ये ऊपर आपको नज़र आएगा, ये है ट्रिंकोमाली। ठीक है, अब इसके अंदर ये टैंक फार्म बना हुआ है। फार्म किस प्रकार से नज़र आता है, तो अगला पिक्चर देखो, ये इस प्रकार से फार्म है। ठीक है, यहाँ पर फार्म नज़र आ रहा है, ये कुछ इस प्रकार से नज़र आएगा। अभी मैं इसके ऊपर आऊँगा, फिलहाल तो आपको मैं ये बता देता हूँ कि ट्रिंकोमाली को नेचुरल हार्बर क्यों बोला जाता है। ये बेसिकली एक ऐसा कुदरती का देन का पोर्ट है, मतलब कुदरती ने यहाँ पर इसको पोर्ट को बनाया हुआ है। हमारे पास ऑलरेडी तैयार है पोर्ट। देखो होता क्या है, जब भी आप लोग किसी बीच पर जाते हो, ठीक है, बीच पर जाते हो, मान लो यहाँ पर खड़े हो आप, बीच पे जब आ जाओगे, समुद्र के अंदर एंटर करोगे तो काफ़ी अंदर जाने के बाद समुद्र की गहराई आती है ना। लेकिन यहाँ पर इसको नेचुरल हार्बर इसलिए बोला गया है क्योंकि यहाँ पर जो सतह है, सतह से थोड़ी सी आगे ही जैसे ही आप जाओगे यहाँ पर अंदर घुस जाओगे।
ठीक है, गहराई बहुत ज़्यादा है स्टार्टिंग से ही। ठीक है, अदरवाइज़ यहाँ पर अगर आप लोग को दूसरी हार्बर जो दूसरे पोर्ट होते हैं अगर ऐसा करना होता है तो उसके लिए बहुत सारी खुदाई करनी पड़ती है और भी बहुत सारी प्रोसेसिंग लगती है, लेकिन यहाँ पर क्या है, अपने आप ही नेचुरली ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। इसी वजह से इसको नेचुरल हार्बर बोला जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ तक जो पानी है वो काफ़ी हद तक गहरा है। तो मतलब यहाँ पे क्या हो सकता है, यहाँ पे आप इसको बंदरगाह बना दो, अपना जहाज़ लेकर आओ, जहाज़ लेकर आने के बाद यहाँ तक अंदर तक वो जहाज़ आएगा। अंदर तक जहाज आने के बाद आपने पीछे रिफ्यूलिंग स्टेशंस बना रखे हैं, मतलब कि आपने यहाँ पर ऑयल टैंक्स रख रखे हैं, वहाँ से आप ऑयल निकाल कर अपने जहाज़ों को रिफ्यूल कर सकते हो और उसके बाद ये जहाज़ निकल सकते हैं। ठीक है, तो इसी वजह से ट्रिंकोमाली पोर्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लस ये पोर्ट इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि जगह तो बहुत ज़्यादा है अंदर और पूरी जगह आप देख पाओगे लैंडलॉक है। सिक्योरिटी यहाँ पर काफ़ी अच्छी हो सकती है अगर आप लोग सिर्फ और सिर्फ इन दोनों जगह पर थोड़ा सा सिक्योरिटी रख दो तो। ठीक है, इन दोनों जगह पर आपको थोड़ा सा निगरानी रखने की ज़रूरत है, अदरवाइज आप अपने पूरे पोर्ट को सुरक्षित कर सकते हो। इसी वजह से इसको नेचुरल हार्बर बोला जाता है। तो इस प्रकार का पोर्ट कोई दुनिया भर में और भी है तो कोई बिल्कुल है, क्योंकि जो ट्रिंकोमाली हार्बर है ये दुनिया का दूसरा नेचुरल हार्बर है। तो पहला नेचुरल हार्बर कौन सा है, तो वो है ऑस्ट्रेलिया का सिडनी पोर्ट। तो इसके बारे में भी आपको ध्यान रखना है। क्लियर हुआ? अब यहाँ पर इस पोर्ट पे हम लोग बात कर रहे हैं टैंक की। टैंक कहाँ पर स्थित हैं, तो टैंक यहाँ पर पीछे ही इसके पोर्ट के टैंक आपको देखने को मिलेंगे। ये टैंक कुछ इस प्रकार से नजर आएंगे। ठीक है, आप देख पाओगे बहुत सारे टैंक नजर आ रहे होंगे, छोटे छोटे, है ना, ये बहुत सारे टैंक नजर आ रहे होंगे। बिल्कुल ये बहुत सारे टैंक्स हैं। कितने टैंक है? लगभग 99। अब ये मुझे पूछना 99 क्यों है, 99 टैंक हैं। ठीक है, यहाँ पर एग्जैक्टली ये नंबर बताया गया। और एक टैंक का जो लिमिट है, इसकी जो कैपेसिटी है वो बहुत ज़्यादा है, लगभग 12,000 किलोलीटर तक का यहाँ पर तेल आप इसके अंदर डाल सकते हो। तो अपने आप में एक टैंक बहुत ज़्यादा ह्यूज है। ठीक है, अब यहाँ पर ब्रिटिशर्स ने इसको दुबका के बनाया है। देखो आप देख पाओगे किस प्रकार से छुपाया गया है। अगर हम लोग बात करें इस टैंक की, तो ये जो आपको पिक्चर नज़र आ रहा है यहाँ पर कुछ पुराना सा नज़र आ रहा है। ठीक है, इस पर जंग वगैरह लगी हुई है, तो बिल्कुल ऐसा ही होगा क्योंकि लोहे के ऊपर जंग लगी हुई है। और ये जो टैंक है ये कब का बनाया हुआ है? ब्रिटिशर्स के थ्रू वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे बनाया था। ठीक है, तो आज के टाइम पर ये टैंक पुराने हो चुके हैं। अब ये वाला पिक्चर क्या है, इस पिक्चर के अंदर भी टैंक्स हैं। ये एक सैटेलाइट इमेज है, लेकिन यहाँ पर आप देख पाओगे, कहोगे टैंक हमें नज़र आ ही नहीं रहे हैं। बिल्कुल नज़र आएंगे। मैं अगर आप लोग को पिक्चर को जूम करके दिखाऊं तो यहाँ पर आप देख पाओगे गोल गोल ये सारे टैंक्स आपको नज़र आ रहे होंगे। ये सारे टैंक कौन से हैं? ये सब यहाँ पर ट्रिंकोमाली के अंदर, इसको हम लोग बोलते हैं ट्रिंकोमाली ऑयल टैंक। क्लियर हुआ? ये सारे टैंक आप लोग को नज़र आ रहे होंगे। ठीक है, अब क्या है ना, ये टैंक हो चुके हैं काफ़ी ज़्यादा पुराने। अब श्रीलंका इनको वापस से डेवलप कर नहीं पा रहा है। अभी तक यहाँ पर भारत की मदद से 14 या 15 टैंक को डेवलप किया है, वो यहाँ पर चल रहे हैं, लेकिन बाकी बचे कुछ टैंक को डेवलप नहीं कर पा रहे हैं। कि और इनको नया अगर करने के लिए अगर हमें आवश्यकता भी है तो फिर इसके लिए पैसा ही बहुत लगेगा। लगभग एक टैंक को डेवलप करने में मिलियंस ऑफ डॉलर्स का खर्चा आ रहा है। और इंडिया शुरू से यहाँ पर फोकस रख चुका है। इंडिया ने यहाँ पर शुरू से ही फोकस रखा है कि काश हम लोग को यहाँ पर ये वाली जगह मिल जाए। ठीक है, और हम लोग पिछले 16 महीने से लगातार बातचीत कर रहे थे, लेकिन श्रीलंका यहाँ पर रेडी नहीं हुआ शुरू से लेकर। ठीक है, लेकिन अब फिलहाल तो अभी वहाँ के जो एनर्जी मिनिस्टर हैं उनका स्टेटमेंट आ चुका है। अब यहाँ पर उन्होंने फिलहाल तो अभी यहाँ पर जो पूरी डील है उसको क्लियर कर दिया, उसको अप्रूव कर दिया है। अब आगे डील होगी। देन उसके बाद यहाँ पर आप देख पाओगे इससे होगा क्या, इंडिया को यहाँ पर एक लोकेशन मिलेगा। अब इंडिया यहाँ पर पैसा खर्चने के बाद इन टैंक्स को डेवलप करेगा। ठीक है, तो हम लोग इन टैंक्स को रिफर्बिश करेंगे, तो इसके बारे में आप लोग को ध्यान रखना है। अब इससे हम लोग को तो मदद मिलेगी, साथ ही साथ श्रीलंका को भी मदद मिलेगी। क्लियर हुआ? तो ये इन्फॉर्मेशन है हमारे पास। आई होप आप लोग चीज़ों को बहुत अच्छे से क्लियर कर पाए हो। आगे बढ़ते हैं। अब जितनी भी बातें मैंने आपको बताई हैं वो सब आपको लिखित में यहाँ पर देखने को मिलेंगी। ये टैंक कहाँ पर लोकेटेड है मैंने आप लोगों को बता दिया। इसके अंदर टोटल 99 स्टोरेज टैंक हैं। ठीक है, एक टैंक की जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो 12,000 किलोलीटर के आसपास है, मैंने आप लोग को ये भी बता दिया। हम लोग बहुत शुरू से ही फोकस रख रहे हैं। लगभग हम लोगों ने इंडिया लंका अकॉर्ड, जिसको हम लोग इंडो लंका अकॉर्ड बोलते हैं, 1987 का, तब से ही हम लोगों ने फोकस रख रखा था। हम लोग बहुत सालों से फोकस रख रहे हैं कि हम लोग को ये जगह मिल जाए। ठीक है, तो यहाँ पर अब फिलहाल तो ये काम हुआ है, तो आपको ध्यान रखना है। मैंने आपको बताया 15 टैंक अभी लगभग काम कर रहे हैं, जिसको यहाँ पर भारत की मदद से इसको डेवलप किया गया है। इस डील का इंपॉर्टेंस क्या हो सकता है? डील का इंपॉर्टेंस मैंने आपको बताया। पहली चीज़ तो जो ट्रिंकोमाली है वो खुद एक नेचुरल हार्बर है, तो इससे भारत को तो मदद मिलेगी। प्लस एक ऐसा लोकेशन है ये जहाँ पर भारत के साथ साथ श्रीलंका को भी मदद मिलेगी और भारत यहाँ पर एक बहुत अच्छी तरीके से अपनी चीज़ों को डेवलप कर सकता है अगर भारत को यहाँ पर एरिया यह मिलता है तो। और इंडो लंका अकॉर्ड किया था तो मैंने आप लोगों को बता ही दिया है, 1987 में इस अकॉर्ड को साइन किया गया था। इसको राजीव और जयावर्धने अकॉर्ड भी बोला जाता है। ठीक है, अब इसको साइन किया गया था ताकि हम लोग क्या कर सके, श्रीलंका के अंदर एक सिविल वॉर हुआ था। आपको मालूम होगा श्रीलंका के अंदर एक गृह युद्ध हुआ,
तमिल्स और सिन्हाला कम्युनिटी के बीच में। तो उसके बाद यहाँ पर चीज़ें काफ़ी बिगड़ चुकी थी, तो उसके रिगार्डिंग हम लोगों ने काफ़ी कुछ वहाँ पर चीज़ें अच्छी करी हैं, काफ़ी कुछ हम लोगों ने यहाँ पर रिलीफ प्रोवाइड करवाया है। ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करवाई थी और हमारा फोकस ये भी था कि ट्रिंकोमाली टैंक मिले, लेकिन ट्रिंकोमाली टैंक नहीं मिला। ठीक है। हाँ, एक चीज़ और देखो, ब्रिटिशर्स ने यहाँ पर इन टैंक को बनाया था वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पर, है ना, ये आप लोगों को मालूम है। और फिर वो जब गए तो छोड़कर चले गए, श्रीलंका को इसको दे गए। ठीक है। तो फिलहाल अभी श्रीलंका से वो टैंक डेवलप नहीं हो पाए। क्लियर हुआ? सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को अच्छे से क्लियर कर दी हैं। एक चीज़ और, आप लोगों को जितनी भी ये चीज़ें नीचे दिख रही हैं, ठीक है, हालांकि आर्टिकल तो आपके पास आ ही जाता है, लेकिन जितनी भी चीज़ें आप लोग को ये नीचे दिख रही हैं, ये सब कहाँ पे मिलेगा? ये सब भी आपको टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेगा। दीपक यादव एजुकेशन ब्रैकेट में जो नोट्स लिखा है वाला जो चैनल मैंने आपको दिखाया था, वहीं पर आपको ये सारी चीज़ें भी मिल जाती हैं। ठीक है। अब यहाँ पर कुछ और इंपॉर्टेंट बातें करते हैं, इनको ज़रूर नोट डाउन करना जब हम लोग बात करने वाले हैं इंडिया श्रीलंका के रिलेशंस के बारे में। ठीक है। इंडिया श्रीलंका के रिलेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, डेफिनेटली यहाँ पर पॉसिबिलिटी है कि जीएस पेपर 2 के अंदर क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है। अब रिलेशंस की बात करें तो आज के टाइम पर इंडिया श्रीलंका के रिलेशंस कहीं ना कहीं खराब हुए हैं, लेकिन अब धीरे धीरे डेवलप होना चालू हो रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं खराब हुए थे, उसके पीछे का रीज़न क्या है? रीज़न है चाइना का इंटरवेंशन बहुत ज़्यादा हुआ। चाइना ने क्या किया, श्रीलंका के अंदर बहुत सारा इन्वेस्टमेंट किया और बहुत सारा पैसा बहा दिया, जिसकी वजह से आज के टाइम पर आप देख पाओगे चाइना के अंदर क्या है, प्रॉब्लम्स काफ़ी ज़्यादा क्रिएट हो चुके हैं। चाइना का जो हम्बन टोटा पोर्ट है वो पूरी तरह से कब्जा लिया है, सॉरी चाइना बोल रहा हूँ, श्रीलंका का जो हम्बन टोटा पोर्ट है उसको पूरी तरह से चाइना ने कब्जा लिया है। श्रीलंका के अंदर बहुत सारा पैसा लगाया। आज के टाइम पर श्रीलंका के अंदर ऑलरेडी बहुत सारे क्राइसिस चल रहे हैं। इतना पैसा चाइना ने खर्च किया है इनके ऊपर कि आज के टाइम पर ये लोग वो पैसा चुका भी नहीं पा रहे हैं। और पता नहीं दुनिया भर में कंट्रीज़ के अंदर कंसर्न ये बना पड़ रहा है कि श्रीलंका वो पैसा कैसे चुकाएगा, कैसे वो लोन यहाँ पर देने वाला है, सब कुछ यहाँ पर कवर करेगा। तो इस प्रकार की चीज़ें नजर आई हैं। और दूसरा पॉइंट आप देख पाओगे, चाइना आज के टाइम पर एक बहुत बड़ा इन्वेस्टर है श्रीलंका के अंदर, इंडिया से भी बड़ा इन्वेस्टर। इंडिया ने और चाइना ने कितना इन्वेस्ट किया मैं आपको बताता हूँ एक डेटा। साल 2010 से लेकर, मतलब 2010 से लेकर 2019 के बीच में अगर हम बात करें तो जो चाइना का फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो है 23.6% के आसपास का, और इंडिया का इन्वेस्टमेंट है 10.4% के आसपास का। तो मतलब इंडिया के इन्वेस्टमेंट से दुगने से भी ज़्यादा चाइना का इन्वेस्टमेंट देखने को मिलेगा। क्लियर हुआ इसके बारे में? और इसी वजह से आज के टाइम पर ये प्रॉब्लम में फंस चुका है श्रीलंका। और मैंने आपको बताया चाइना हैंडल कर रहा है श्रीलंका का हम्बन तोता पोर्ट, ये भी आप लोगों को मालूम होगा। और हम्बन तोता पोर्ट चाइना ने कब्जाया, और चाइना कहीं ना कहीं इस हम्बन तोता पोर्ट को अपने स्ट्रिंग ऑफ पर्ल स्ट्रेटजी के अंदर इंक्लूड करता है। तो अब एक क्वेश्चन और बनता है, ये स्ट्रिंग ऑफ पर्ल क्या है? तो ये स्ट्रिंग ऑफ पर्ल एक ऐसी स्ट्रेटजी है जिससे भारत को काफ़ी बड़ा कंसर्न है। भारत को कैसा कंसर्न है? भारत के इर्द गिर्द यहाँ पर माला बूंदी है। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल मतलब एक मोतियों की माला बूंद देना, और उसी प्रकार से माला यहाँ पर इन्होंने बनाई है। कैसे, मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे बड़ी बात यहाँ पर आप देख पाओगे चाइना, और इधर हमारा महान भारत आपको नजर आएगा। अगर हम लोग इधर देखें तो सबसे पहली चीज़ इन्होंने क्या की है, चाइना ने इधर पीओके वाले रीजन से, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को निकाला, जो कि ग्वादर पोर्ट को कनेक्ट करता है। उसके बाद यहाँ पर ये लोग मालदीव्स के अंदर इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर श्रीलंका का हम्बन तोता पोर्ट बिल्कुल नीचे आपको देखने को मिलेगा। तो हम्बन तोता पोर्ट कहीं ना कहीं एक कनेक्टिविटी बना रहा है इधर से। फिर उसके बाद बांग्लादेश के अंदर काफ़ी सारा इन्वेस्टमेंट है। म्यांमार के अंदर एक पोर्ट डेवलप कर रखा है चाइना ने। तो क्या हुआ, इस प्रकार से ये स्ट्रिंग एक तरीके से ये माला बना दी है, जिसको स्ट्रिंग ऑफ पर्ल बोला जाता है। तो आपसे पूछा जाए स्ट्रिंग ऑफ पर्ल क्या है, तो यहाँ पर आप लोग को ये अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए, हो जो भी हो भी चुका होगा। ठीक है। ये तो इश्यूज़ हैं। उसके बाद और भी बहुत सारे इश्यूज़ आते हैं, जैसे कच्चदीव आइलैंड का इशू आता है। ये आइलैंड बीच में इंडिया और श्रीलंका के बीच में है, और इस आइलैंड की इस आइलैंड को क्या हुआ था, श्रीलंका को दे दिया गया था भारत के थ्रू। और फिर उसके बाद यहाँ पर आज के टाइम पर जो तमिलनाडु के अंदर बहुत सारे मछुआरे वो मांग करते हैं कि हम लोग को ये आइलैंड वापस से लेना चाहिए। लेकिन ये तो हमने बात करी दिक्कतों की, अब हम बात करते हैं अच्छाइयों की, कि आखिरकार इन दोनों के रिलेशन चलो प्रॉब्लम में देखें, लेकिन डेवलप हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं? डेवलप हो रहे हैं बिल्कुल। रिसेंटली काफ़ी सारे डेवलपमेंट देखने को मिले हैं, जैसे मैंने आप लोगों को बताया, अभी थोड़ा बहुत डेवलपमेंट चालू हो चुका है इंडिया श्रीलंका के अंदर। अभी यहाँ पर डेवलपमेंट पहला क्या हुआ है, 4 पिलर इनिशिएटिव का। 4 पिलर इनिशिएटिव का मतलब यह है, इंडिया और श्रीलंका ने मिलकर अग्रीमेंट किया कि भारत यहाँ पर मदद करेगा, क्योंकि मैंने आपको जैसा बताया श्रीलंका के अंदर जो इकोनॉमिक क्राइसिस है वो काफ़ी ज़्यादा है। इनका फॉरेक्स रिजर्व खत्म हो चुका है, प्लस इन्होंने ऑर्गेनिक फार्मिंग को लाने की कोशिश की थी और वो भी यहाँ पर ठप हो गई। ठीक है। तो मतलब इस प्रकार की चीज़ें आज के टाइम पर क्रिएट हुई। तो भारत ने बोला कि हम लोग लाइन ऑफ क्रेडिट प्रोवाइड करवा देंगे, कुछ पैसा प्रोवाइड करवा देंगे, करेंसी स्वैप एग्रीमेंट दे देंगे, मतलब कि दोनों कंट्रीज करेंसी को एक्सचेंज कर पाएंगी, कुछ प्रोजेक्ट्स हम लोग लगा देंगे, इंडियन इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग मदद कर सकते हैं। तो इसकी वजह से रिलेशन थोड़े से इंप्रूव हुए। दूसरा क्या है, इंडिया और श्रीलंका के बीच में बहुत सारे अभ्यास होते हैं, जॉइंट एक्सरसाइज होती हैं। दोनों कंट्रीज़ की मिलिट्री के बीच में मित्र शक्ति होती है, और इन दोनों कंट्रीज़ की नेवी के बीच में स्लिनेक्स होता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि आज के टाइम पर
इंडिया और श्रीलंका बहुत सारे ग्रुप्स के अंदर साथ में पार्टिसिपेट करते हैं। फॉर एग्जांपल बिम्स्टेक, बिम्स्टेक मतलब बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल इकोनॉमिक कॉपरेशन, और दूसरा सार्क ग्रुप आपको देखने को मिल जाएगा। तो दोनों ग्रुप की अगर हम लोग बात करें, दोनों ग्रुप के अंदर जो इंडिया है वो एक लीड रोल प्ले करता है और श्रीलंका भी इसके अंदर कहीं ना कहीं एक पार्ट देखने को मिलेगा। आई होप आप लोग सारी चीज़ों के बहुत बिंदास तरीके से क्लियर कर पाए हो और कभी जिंदगी में इसको भूलोगे नहीं कि ट्रिंकोमाली फार्म डील क्या है और क्यों ये चर्चा में रहती है। आगे बढ़ते हैं अगले आर्टिकल पर। नाउ आपको यहाँ पर एक अगला आर्टिकल नजर आएगा, ये भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा। तो यहाँ पर स्टेटमेंट को लेकर आर्टिकल दिया हुआ है, तो स्टेटमेंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता नहीं है जैसा आप बताते हो। मैंने कहा हाँ बिल्कुल ऐसा ही होता है कि स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर स्टेटमेंट के अंदर कुछ बातें छुपी पड़ी हैं। अब यहाँ पर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको मालूम होगा कल भी आर्टिकल पेज नंबर 1 पर पब्लिश हुआ था। क्या बात की गई थी कि जो चाइना है वो एक ब्रिज बना रहा है कहाँ पर, पेंगोंग सो लेक के ऊपर। अब इसी चीज़ को यहाँ पर क्रिटिसाइज़ किया अपोजिशन पार्टीज़ ने। यहाँ पर राहुल गांधी जी के थ्रू यहाँ पर स्टेटमेंट निकल कर आया कि यहाँ पर मोदी जी चुप्पी तोड़ो, ठीक है। इस प्रकार के ट्वीटिंग यहाँ पर देखने को मिला है ट्विटर पर, और ये ट्वीट्स देखने को मिले हैं। और कहीं ना कहीं बोला गया कि कहीं ना कहीं क्या कर रहा है जो चाइना है वो एक ब्रिज बना रहा है, एक पुल बना रहा है पेंगोंग सो लेक के ऊपर। ये काफ़ी बड़ा कंसर्न बन सकता है भारत के लिए। एलएसी के पास में यहाँ पर इस पुल को बनाया जा रहा है, तो हम लोग समझेंगे आखिरकार ये क्या स्ट्रेटेजिक पूरा मामला है, ये पुल एग्जैक्टली कहाँ पर डेवलप किया जा रहा है, ये समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। आगे बढ़ते हैं, मैं आपको कुछ मैप के थ्रू समझाता हूँ इसको। पहले तो आपको जानना होगा ये पेंगोंग सो लेक कहाँ पर स्थित है। ये आपको जम्मू एंड कश्मीर का मैप नज़र आ रहा होगा। ये वाला जो डॉट लगा हुआ है, जो पॉइंट नज़र आ रहा है, लद्दाख वाला जो रीजन है, यहीं पर आपको ये पेंगोंग सो लेक नज़र आएगा। इस प्रकार से ये लेक है। इस लेक का जो स्ट्रक्चर है कहीं पर बहुत ज़्यादा ब्रॉडर है और कहीं पर नैरोवर है, ठीक है। कहीं पर ये साइज़ मतलब कहीं पर पतली सी मतलब जगह है और कहीं पर बहुत चौड़ी सा ये झील देखने को मिलेगा, ठीक है। क्लियर हुआ इसके बारे में। अब क्या होता है यहाँ पर आप देख पाओगे ये कुछ एक और मैप है। ये जो मैप है यहाँ पर आपको कुछ फिंगर वाले रीजन देखने को मिलते होंगे। आपने हमेशा पढ़ा होगा कि इस एरिया के अंदर फिंगर 4 तक आ चुका है, ठीक है। चाइना मतलब चाइना क्लेम करता है कि फिंगर 2 तक हमारा रीजन है। तो ये फिंगर है क्या, मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर एक पिक्चर थोड़ा सा ब्लर हो चुका है, एक सेकेंड रुक जाओ। नाउ यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे इसको। अब इस मैप में देखो फिंगर है क्या। सबसे पहली बात मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, ये जो पेंगोंग सो लेक है ना, ये पूरी पेंगोंग से लेक इंडिया के अंदर नहीं है, ठीक है। अब मतलब अगर हम बात करें तो पूरी पेंगोंग से लेक इंडिया वाले हिस्से में नहीं आती है, क्योंकि आपको मालूम होगा लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के बाद कुछ हिस्सा यहाँ पर चाइना ने कब्जा रखा है, जिसको हम लोग अक्साई चीन वाला एरिया बोलते हैं, ठीक है। कुछ हिस्सा यहाँ पर चाइना वाले हिस्से के अंदर भी आता है, तो ये आप देख पाओगे। पेंगोंग सो लेक की अगर हम बात करें तो ये लगभग 135 किलोमीटर्स की इसकी एक लेंथ देखने को मिलेगी। पूरी जो लेक है ये लगभग 135 किलोमीटर्स के आसपास ये लंबी सी नदी देखने को मिलेगी, ठीक है, झील देखने को मिलेगी, ठीक है। तो इसका कुछ हिस्सा यहाँ पर चाइना वाले हिस्से के अंदर आ रहा है और कुछ हिस्सा आप देख पाओगे इंडिया के अंदर भी आता है। या आप कह सकते हो 40 से 45 किलोमीटर्स के आसपास यहाँ पर इंडिया वाले रीजन के अंदर ये देखने को मिलेगा। अब इधर से आप देख पा रहे होंगे ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल वाला रीजन हुआ। यहाँ पर एक डॉट डॉट वाली लाइन देखने को मिलेगी। डॉट डॉट लाइन वाले से इधर वाला रीजन आज के टाइम पर इंडिया के हाथ में आपको देखने को मिलेगा, लेकिन इधर से लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से पीछे वाला जो रीजन है ये कंट्रोल किया गया है चाइना के थ्रू। चाइना ने इसको कब्जा लिया था एक वॉर के थ्रू, ये आपको मालूम है। अब इसको हम लोग यहाँ पर अपने मैप में इंक्लूड करते हैं, क्योंकि हम लोग को पता है आने वाले टाइम पर पॉसिबिलिटी हम लोग यहाँ पर इस एरिया को चाइना से वापस लें, है ना। अब क्या होता है, अब ये आप देख पाओगे बीच वाला रीजन कौन सा है, तो हम इसको बोलते हैं बफर जोन। यहाँ पर कोई भी नहीं रहता, ठीक है, कोई भी नहीं रहता यहाँ पर। ये पूरा का पूरा डीमिलिटराइज जोन है, मतलब यहाँ पर ना ही इंडियन आर्मी रहेगी, ना ही यहाँ पर जो चाइना के सोल्जर्स है वो रहेंगे, ठीक है। ये हम लोग देखते हैं। और इसी रीजन के अंदर आपको मालूम होगा जो क्लैश हुआ था वो यहाँ पर चाइनीज़ आर्मी यहाँ से थोड़ा सा एंटर कर गई थी अंदर, तो भारत ने यहाँ पर उनको खदेड़ा था, ठीक है। भारत के सोल्जर्स यहाँ पर उनको खदेड़ा था, तो आप लोग यहाँ पर ये देख पाओगे, है ना। तो इसी एरिया के अंदर एक क्लैश देखने को मिला था। अब ये फिंगर क्या है, हमें फिंगर बताओ। देखो फिंगर की बात करें तो इसकी पहली बात तो आपको समझना होगा इनको फिंगर क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर कुछ हिस्सा देख पाओगे ऐसे है, ठीक है, ऐसे देखने को मिलेगा, ठीक है। ये आपको हिस्से ऐसे ऐसे देखने को मिल रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर ये क्या है, ये कहीं ना कहीं फिंगर की शेप में, तो इसको हम लोग फिंगर बोलते हैं, ठीक है। अब फिंगर 1 से लेकर फिंगर 4 तक ये इंडियन टेरिटरी के अंदर आपको देखने को मिलेगा। ये इंडियन टेरिटरी के अंदर में आता है, यहाँ पर ये वाला हिस्सा पूरा का पूरा। उसके बाद यहाँ पर फिंगर 4 से फिंगर 8 तक जो आप लोग नज़र आ रहा होगा ये पूरा का पूरा बफर जोन है, इसमें यहाँ पर कोई भी एक तरीके से नहीं रहेगा, ऐसा देखने को मिलेगा। उसके बाद फिंगर 8 से जो पीछे वाला रीजन है ये अक्साई चीन वाला है, जो कि यहाँ पर चाइना ने कंट्रोल कर रखा है। अब ये बताओ ब्रिज कहाँ गया, ब्रिज कहाँ पे बनना है। ब्रिज इस लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से 20-25 किलोमीटर पीछे बनाया जा रहा है। मतलब देखो पार्ट तो इंडिया का ही डेफिनेटली यहाँ पर, लेकिन क्या है यहाँ पर चीन ने यहाँ पर इसको कब्जा रखा है, तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि चीन वाले थोड़े से हिस्से में जिसको कब्जा रखा है इन्होंने, वहाँ पर ये इस ब्रिज को बना रहे हैं। कहाँ पर, पेंगोंग सो लेक के ऊपर। आप यहाँ से 20-25 किलोमीटर दूर जाओगे तो वहीं पर इस ब्रिज को बनाया जा रहा है।
क्वेश्चन ये है इस ब्रिज से फ़ायदा क्या होगा। तो यहाँ पर इस ब्रिज से देखो मैं आपको बताता हूँ, ये मैंने पिक्चर भी आपको शेयर कर रखा है, कल वाला ये आर्टिकल है। अगर हम बात करें इस ब्रिज से ये फ़ायदा हुआ कि पहले यहाँ पर ये ब्रिज ना होने की वजह से लगभग इनके चाइनीज सोल्जर्स को 200 किलोमीटर का रास्ता 200 किलोमीटर्स का रास्ता तय करना पड़ता था। लेकिन अब क्या है, अब इस ब्रिज की मदद से इन लोगों को यहाँ पर जो रास्ता है वो 50 किलोमीटर का हो जाएगा, मतलब बहुत ही कम समय में इस पूरे एरिया को कवर कर पाएंगे। और जैसे मैंने आपको बताया, ये ब्रिज एलएसी से लगभग 25 किलोमीटर्स पीछे देखने को मिलेगा, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, ये आप लोगों ने देखा, ठीक है। उसके बाद ये भी मैंने आप लोगों को बता दिया। और उसके बाद ये कौन कौन से रीजन के अंदर देखने को मिलेगा, तो मैं आपको एक और मैप के थ्रू बता देता हूँ। ये एग्जैक्टली ये कल सैटेलाइट इमेज नज़र आई थी, ठीक है। यहाँ पर ये नए ब्रिज का कंस्ट्रक्शन चल रहा है इस वाले एरिया के अंदर। ये सैटेलाइट इमेज कुछ क्लियरली आपको नज़र आएगी नहीं वैसे तो, लेकिन ऐसी ही है वो इमेज, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोग देख पाओगे, अगर हम इस रीजन की बात करें इस लेक में, तो उसके बाद जो एलएसी के पीछे वाला रीजन है आप लोग उसको समझ चुके हो, ठीक है। कहाँ पर है मैंने आप लोग को एग्जैक्टली बता दिया है, कौन सा वाला रीजन आपको ये देखने को मिल जाएगा। क्लियर हुआ। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर, लेकिन उससे पहले पेंगोंग त्सो के बारे में कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन गेन कर लो, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे प्रीलिम्स के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब मैंने आपको कल ही बताया था पेंगोंग त्सो के बारे में, तो पेंगोंग से एक लॉन्ग नैरो डीप लैंडलॉक लेक देखने को मिलेगी, मतलब चारों तरफ से यहाँ पर कवर्ड है, ज़मीन है। ऐसी झील आपको देखने को मिलेगी जो कि सिचुएटेड है लद्दाख वाले रीजन में, लगभग 14,000 फीट हाइट की ऊंचाई पर यह लेक देखने को मिलने वाली है। 135 किलोमीटर्स की लंबी ये लेक है, ये मैंने आपको बताया। और ये जो लेक है इसका शेप जो है बूमरैंग वाला है, इस प्रकार से कल भी मैंने आप लोगों को बताया था, जो लकड़ी का बूमरैंग होता है जिसको आप फेंकते हो ये घूम के वापस से आ जाता है। आपने बहुत सारी मोगली की पिक्चर में देखा होगा, तो उसको हम लोग बूमरैंग बोलते हैं। तो उसी प्रकार की शेप में यहाँ पर ये लेक नज़र आता है। उसके बाद अगर हम बात करें, इस लेक के अंदर ब्रैकिश वाटर पाया जाता है, खारा पानी, नमकीन पानी यहाँ पर होता है। और विंटर्स के टाइम में पूरी तरह से ये लेक जम जाती है, और उसके बाद यहाँ पर आइस स्केटिंग, पोलो वगैरह भी खेला जाता है, ये हम लोग देख पाते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले आर्टिकल पर। नाउ अगला आर्टिकल भी जम्मू एंड कश्मीर वाले रीजन से रिलेटेड है। आपको मालूम होगा रिसेंटली और कल भी परसों भी बहुत ज़्यादा चर्चा में ये रहा कि जो चाइना है, चाइना ने अपना झंडा फहरा दिया है गलवान वैली में, ठीक है। अब गलवान वैली में चाइना ने अपना झंडा फहराया, सब लोग चौंक गए कि यार क्या हो गया ये, ठीक है। और इसको लेकर बहुत सारे ट्वीट भी करे गए, और बहुत सारे ओपोजिशन पार्टीज़ के थ्रू ट्वीट करे गए कि यहाँ पर कि चाइना ने झंडा लहरा दिया ये और वो। तो लोग सोचने लगे कि आज चाइना वापस आ चुका है टेरिटरी के अंदर, तो ऐसा नहीं था, ठीक है। अब जो उन्होंने झंडा लहराया है वो काफ़ी दूरी पर लहराया था, ठीक है, एग्जैक्टली यही हुआ था। और उन्होंने पूरी वीडियो अच्छे से बनाने के बाद, अच्छे से वीडियो की शूटिंग करने के बाद वो उन्होंने अपलोड करी थी, और वो वीडियो काफ़ी तक वायरल हुई थी, ये आपको मालूम होगा। लेकिन अब क्या होता है, यहाँ पर इंडियन के अंदर से भी यहाँ पर एक स्टेप उठाया जाता है। और आप देख पाओगे कल भारत की तरफ से ये फोटो रिलीज़ करी गई है, जहाँ पर हमारे जवान देख पाओगे वेपन्स को लेकर खड़े हुए हैं, और इंडिया का जो ये फ्लैग है उसको यहाँ पर लहरा रहे हैं, ठीक है। ये आप देख पाओगे। हालांकि यहाँ पर इंडियन जो आर्मी ट्रूप्स हैं हमारे, ये सब इकट्ठे हुए थे 1 जनवरी को यहाँ पर इकट्ठे हुए थे गलवान वैली पर, और ये एक तरीके से पिक्चर क्लिक किया गया था। हालांकि इस पिक्चर को कल ही रिलीज़ किया है, ठीक है। अब ये कल रिलीज़ किया, और यहाँ पर क्यों रिलीज़ किया, क्योंकि हमने चाइना के रिस्पॉन्स में काम किया है। चाइना ने एक वीडियो वो रिलीज़ किया था कि हम गलवान वैली में झंडा लहरा रहे हैं, और वो भी एक तरीके से मिसकंडक्ट किया था, सब लोगों को मिसगाइड किया था, और वो हमारे देश के अंदर वो बातें तेज़ी से फैल गई थी। लेकिन यहाँ पर आप देख पाओगे क्या है, इंडिया ने इस प्रकार से अपना झंडा लहराया, या भी आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे। इसी वजह से इस पिक्चर को रिलीज किया गया। नाउ क्वेश्चन ये है गलवान वैली आखिरकार कहाँ पर है, तो मैंने आपको इस पिक्चर के अंदर दिखाने वाला हूँ। ये आप देख पाओगे एग्जैक्टली। पहले तो ये वाला रीजन आप देख पाओगे, ये पीओके वाला रीजन हो गया, या अक्साई चीन वाला रीजन हो गया, जो कि अभी आप लोगों ने यहाँ पर समझा। ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल हो गया, ये भी आप लोगों ने अभी यहाँ पर डिटेल में अच्छे से समझा था। और ये गलवान वैली आपको एग्जैक्टली यहाँ पर नजर आएगी, ठीक है। ये वाली ये गलवान रिवर है, उसके आसपास का एरिया बहुत सारा, उसको हम लोग गलवान वैली बोलते हैं। तो चाइना ने काफ़ी दूरी पर जाकर अपना झंडा लहराया था, जिसको बोला गया कि हाँ गलवान वैली के अंदर चाइना झंडा लहरा रहा है। क्लियर हुआ इसके बारे में। तो ये इन्फॉर्मेशन है, ज़्यादा कुछ खास नहीं है, बस खाली गलवान वैली की लोकेशन थी जो कि मैंने आप लोगों को मैप में दिखा दी है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद इसी पेज पर एक छोटा सा आर्टिकल आपको ये देखने को मिलेगा। अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। यहाँ पर क्या चर्चा की गई है, एक नई टेक्निक के बारे में। ICMR है ना, ICMR क्या है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च है। इन्होंने अप्रूव कर दिया है एक इंडिजीनियस किट को टू डिटेक्ट ओमिक्रॉन। ओमिक्रॉन वेरिएंट के बारे में आपको पता है, कोविड-19 के दौर में यहाँ पर एक सबसे बड़ा एक और वेरिएंट आ चुका है, जो कि काफ़ी तक चर्चा में है। दुनिया भर में इसके केसेस निकल रहे हैं, इंडिया के अंदर भी बहुत सारे केसेस निकलते हुए आ रहे हैं ओमिक्रॉन वेरिएंट के। पहला क्वेश्चन आप लोगों से, ओमिक्रॉन वेरिएंट का साइंटिफिक नेम एग्जैक्टली
एग्जैक्टली क्या देखने को मिलेगा, प्लस ओमिक्रॉन वेरिएंट सबसे पहली बार कौन से देश के अंदर डिस्कवर किया गया था, तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप लोग इसके बारे में ज़रूर बताना। फिलहाल आर्टिकल के अंदर यह चर्चा की गई है, जो ICMR है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, इन्होंने अपने कंट्री का खुद का एक किट को अप्रूवल दिया है। ठीक है, एक खुद की किट है जो कि यहाँ पर वो किट क्या करेगी, ओमिक्रॉन को डिटेक्ट करने में मदद करेगी, इस वेरिएंट को हम लोग डिटेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर ये जो किट है वो क्या यूज़ करने वाली है, तो ये किट यहाँ पर कंफर्म कर दी है, पेशेंट्स के अंदर एस जीन को हम लोग डिटेक्ट करेंगे। एस जीन टारगेट फेलियर स्ट्रेटजी इसको बोला गया है। क्या है ये एस जीन टारगेट फेलियर स्ट्रेटजी है, हम लोगों को अगर किसी के ऊपर भी शक है तो हम लोग ये टेक्निक इस्तेमाल कर सकते हैं, और इस टेक्निक के बाद अगर हमारे पास रिजल्ट्स पॉजिटिव आते हैं तो उस व्यक्ति को आगे जीन सीक्वेंसिंग के लिए भेजा जा सकता है। ठीक है, फिलहाल यहाँ पर एक नई टेक्निक है जिसको यहाँ पर अप्रूवल दिया है, तो इसके बारे में ज़रूर ध्यान रखना। और अब आप कहोगे इसके बारे में डिटेल में बता दो, तो बिल्कुल यहाँ पर देखो डिटेल में आपको थोड़ी सी बताता हूँ। देखो, जब भी हम लोग यहाँ पर कोई भी टेस्ट वगैरह कंडक्ट करते हैं तो ज़्यादातर हम लोग यहाँ पर टारगेट करते हैं लार्ज नंबर ऑफ जीन्स को, ज़्यादातर मतलब बहुत सारी जीन्स को टारगेट किया जाता है। जैसे यूजुअली बात करें तो जो टेस्ट होते हैं इंडिया के अंदर, यहाँ पर EN और या फिर RD या फिर RP जीन्स की ये टेस्टिंग वगैरह की जाती है। ठीक है, मान लो अगर यहाँ पर किसी व्यक्ति के अंदर जो ये जीन है इनको आइडेंटिफाई किया गया और ये पॉजिटिव पाए गए, तो क्या होगा, वो कोविड-19 के अंदर टेस्टेड पॉजिटिव पाया गया, उसको आगे फर्दर एक तरीके से आगे मतलब बढ़ाया जाएगा। लेकिन अगर हम बात करें इंडिया के अंदर जो टेस्ट है ये एस जीन को लेकर नहीं होता था, जो कि आज के टाइम पर इसको अप्रूवल मिला है। अब यहाँ पर पहले इसकी इतनी रिक्वायरमेंट भी नहीं थी। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, हम लोग के पास एक टेस्ट आ चुका है जिसके अंदर जो मल्टीपल जीन्स है उसका हम लोग यहाँ पर आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब क्या है, उसमें से एक जीन हमारा SG है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, एक जीन कौन सा हमारे पास, S जीन है। अगर मान लो यहाँ पर जब हम लोग S जीन को डिटेक्ट करते हैं और डिटेक्ट करते हुए मान लो आप कह सकते हो कि जितने भी जीन्स है वो पॉजिटिव पाए जाते हैं, लेकिन S जीन नेगेटिव पाया जाता है, तो इस मतलब मैंने आपको बताया ना, हम लोग बहुत सारे जीन को डिटेक्ट करते हैं, तो डिटेक्ट करते हुए क्या है, मान लो सारे जीन जितने भी हमारे पास हैं वो सब पॉजिटिव पाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर S जीन नेगेटिव पाया जाता है, तो हम लोग कह सकते हैं कहीं ना कहीं ये जो S जीन फेलियर टारगेट फेलियर है ये, ठीक है, जिसको हम लोग SGTF बोलते हैं, S जीन टारगेट फेलियर। क्लियर हुआ। अब यहाँ पर क्या हुआ, ये कब होगा, मतलब एग्जैक्टली ये तब होगा जब ये होगा, सॉरी, यहाँ पर जब ये सिचुएशन देखने को मिलेगी, एस जीन फेलियर देखने को मिलेगा, तो इसके बेसिस पर हम लोग ये कह सकते हैं कि जो ये ओमिक्रॉन है या फिर कुछ इस प्रकार के सैंपल हैं, ये यहाँ पर एक तरीके से ये एक हमारी प्रायोरिटी हो सकती है, उस व्यक्ति को आगे फर्दर अनाउंस किया जाए। ठीक है, आगे फर्दर यहाँ पर उसको रिकमेंड किया जाए और उसको एक तरीके से आगे जैसे जीन सिक्वेंसिंग होती है उसके लिए आगे भेजा जाए। तो एस जीन टारगेट फेलियर क्या है, आई होप आप लोग समझ चुके होंगे एस जीन स्ट्रैटेजी हम लोग को क्या देखने को मिलती है। उसके बाद बराबर में एक आर्टिकल आपको देखने को मिलेगा। आर्टिकल में चर्चा की गई है, जो मॉन्यूमेंट अथॉरिटी है इसको यहाँ पर नया मेंबर मिल चुका है। ठीक है, नया मेंबर कौन है, वो है प्रमोद P जोगलेकर। ठीक है, अब यहाँ पर एक तरीके से एक फॉर्मर प्रोफेसर हैं, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर के, ये एक तरीके से देखने को मिलेंगे, क्या हेड ऑफ डिपार्टमेंट देखने को मिलेंगे। तो अभी इनको नेशनल मॉन्यूमेंट अथॉरिटी का एक मेंबर बनाया गया है। तो क्वेश्चन ये है, ये हमारे लिए कैसे इंपॉर्टेंट होगा। पहली बात तो देखो, मेंबर का नाम डायरेक्टली नहीं पूछा जाएगा, वनडे एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन यूपीएससी नहीं पूछेगा। पहली चीज़ तो आपको क्या करना होगा, मॉन्यूमेंट अथॉरिटी के बारे में जान लो, प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट हो जाएगी। तो नेशनल मॉन्यूमेंट अथॉरिटी इसको बनाया गया था 2010 के अंदर, मतलब 2010 में बनाया गया। कौन से एक्ट के अंदर में, जैसे हमारा एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स अमेंडमेंट वैलिडेशन एक्ट 2010 था, इसके बेसिस पर हम लोग लेकर आए। कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, देख पाओगे बहुत कभी कभी सिंपल क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। जैसे कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को लेकर यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था प्रीलिम्स में कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में आता है, वो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर में आता है। उसी प्रकार से जो नेशनल मॉन्यूमेंट अथॉरिटी है कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है, ये भी हमारा मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर में ही आता है। इसके अंदर कौन कौन होता है, इसके अंदर एक चेयरपर्सन होता है और भी यहाँ पर बहुत सारे मेंबर्स होते हैं, 5 होल टाइम और 5 पार्ट टाइम मेंबर्स होते हैं। और जो डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है वो यहाँ पर इसके एक्स ऑफिशियो मेंबर भी देखने को मिलते हैं। तो कौन कौन होता है, क्लियर हुआ। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली के अंदर देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर इसके फंक्शंस क्या है, देखो फंक्शंस यही है कि जो भी हमारे मॉन्यूमेंट्स हैं, मॉन्यूमेंट समझते होंगे आप लोग, तो मॉन्यूमेंट्स हैं उन सबको हम लोग एक प्रोटेक्शन दे सकें, और जहाँ जहाँ पर कंस्ट्रक्शन को रोका गया है वहाँ पर हम लोग यहाँ पर कंस्ट्रक्शन ना होने दें। ठीक है, और साथ ही साथ ये सारी पावर्स इन अथॉरिटी के पास आती है कि कहीं पर कंस्ट्रक्शन को प्रोहिबिट किया गया है, उसको रोका गया है, तो वहाँ पर कंस्ट्रक्शन करना या नहीं करना है, वो सारे डिसीजन भी यहाँ पर नेशनल मॉन्यूमेंट अथॉरिटी के पास ही आते हैं। आई होप आप लोग अच्छे से क्लियर कर पाए हो नेशनल मॉन्यूमेंट अथॉरिटी क्या है। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद आएंगे पेज नंबर 11 पर, दैट इज़ वर्ल्ड सेक्शन, देखेंगे दुनियादारी में क्या चल रहा है। तो एक आर्टिकल कर आता है, चाइना टू मॉडर्नाइज न्यूक्लियर आर्सेनल। चाइना यहाँ पर अपने न्यूक्लियर आर्सेनल को और ज़्यादा मॉडर्नाइज और ज़्यादा नया कर रहा है। और आप लोगों को मालूम होगा ये कब निकल कर आया आर्टिकल, जब हमने कल भी एक आर्टिकल डिस्कस किया था जहाँ पर चर्चा ये की गई थी
जो 5 हमारे परमानेंट कंट्रीज़ हैं, परमानेंट कंट्रीज़ मतलब यूएनएससी के अंदर जो 5 मेंबर्स आपको देखने को मिलेंगे, उन्होंने डिसाइड किया था कल ही। उन्होंने कल क्या डिसाइड किया? उन्होंने ये डिसाइड किया कि हम लोग क्या करेंगे, न्यूक्लियर वेपन्स की तरफ नहीं बढ़ेंगे। मतलब प्रॉमिस किया कि हम लोग न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि आज के टाइम पर दुनिया भर में कंट्रीज़ को लेकर चिंता काफ़ी बढ़ चुकी है। चाहे वो चाइना ताइवान का इशू हो, वो काफ़ी बढ़ चुका है, या फिर आप देख पाओगे रशिया यूक्रेन का इशू हो, ये सारे इशू काफ़ी बढ़ चुके हैं। तो इसके बेसिस पर कंसर्न ये था कि आने वाले टाइम पर फ्यूचर के अंदर पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पर एक न्यूक्लियर वॉर हो जाए। तो न्यूक्लियर वॉर होती है तो उससे कितना मतलब नुकसान होता है दुनिया भर में, ये आपको पता है। तो अब यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो उसी को रोकने के लिए यहाँ पर जो 5 ये परमानेंट नेशंस देखने को मिलेंगे यूएनएससी के अंदर, इन्होंने डिसीजन लिया, इन्होंने बोला कि हम लोग पूरी इस तरीके से कोशिश ये रहेगी कि न्यूक्लियर वॉर ना हो और न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ना किया जाए। ये तो हमने कल ही आर्टिकल को कवर किया था, ये आप लोगों को पता होगा। यही सारी चीज़ें यहाँ पर मेंशन करी गई हैं। क्लियर हुआ? अभी आखिरी बार जो न्यूक्लियर वॉर है, वो अब न्यूक्लियर जो टेक्नोलॉजी उसका इस्तेमाल कब किया गया था? जापान के अंदर आपको मालूम होगा यूएस ने बॉम्बिंग करी थी और हिरोशिमा नागासाकी के अंदर, तभी एक सबसे बड़ा इंसिडेंट देखने को मिला था। लेकिन आज के टाइम पर यूएस ये बोलता है कि जो चाइना है, चाइना लगातार अपने न्यूक्लियर आर्सेनल को बढ़ा रहा है। न्यूक्लियर आर्सेनल बेसिकली एक वेपन हो गया, जैसे एटॉमिक बॉम्ब, हाइड्रोजन बॉम्ब, ठीक है, जिसका आप कह सकते हो जो डिस्ट्रक्टिव जिसके अंदर जो पावर है वो एक तरीके से न्यूक्लियर एनर्जी से ही आती है। तो यहाँ पर क्या है, यूएस ने बोला कि जो चाइना है वो लगातार अपने न्यूक्लियर आर्सेनल को एक्सपेंड कर रहा है, ठीक है, लगातार बढ़ा रहा है। आज के टाइम पर यहाँ पर इसके पास काफ़ी सारे वॉरहेड्स हैं, मतलब न्यूक्लियर वेपन्स हैं, और लगभग 2027 तक 700 के आसपास यहाँ पर वॉरहेड्स देखने को मिल जाएंगे, और 2030 तक पॉसिबिलिटी है 1000 से भी ज़्यादा क्रॉस कर जाएं। तो चाइना लगातार यहाँ पर आगे बढ़ रहा है इस मामले में, तो ऐसा स्टेटमेंट निकल कर आ रहा है, आप लोग देख पाओगे, ठीक है। और बीजिंग ने डिफेंड करते हुए यहाँ पर बोला है अपने एटॉमिक वेपन पॉलिसी को, और यहाँ पर बीजिंग ने मतलब चाइना ने भी उल्टा बोला कि यूएस और रशिया भी बहुत ज़्यादा टॉप के मामले में आज के टाइम पर देखने को मिलेंगे। बीजिंग ने क्या बोला, यूएस और रशिया आज के टाइम पर 90% तक न्यूक्लियर वॉरहेड को पोजेस करते हैं। मतलब इनके पास पूरे पृथ्वी पे अगर हम बात करें 90% तक न्यूक्लियर वॉरहेड्स ये दोनों कंट्रीज़ के अंदर देखने को मिलेंगे। तो कहीं ना कहीं इन दोनों कंट्रीज़ को भी जो अपना स्टॉक पाइल है, जो अपना यहाँ पर इन्होंने स्टॉक बना के रखा है, उसको रिड्यूस करना चाहिए, ये यहाँ पर बोला गया, ठीक है। एग्जैक्टली आप लोग ये देख पाओगे। आई होप आप लोग चीज़ों को अच्छे से क्लियर कर चुके होंगे। नौ आगे बढ़ते हैं अगले आर्टिकल पर। पेज नंबर 12 पर आते हैं, दैट इज बिजनेस सेक्शन। देखेंगे इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट आर्टिकल को। अब यहाँ पर 2 ही आर्टिकल हैं जो कि चर्चा में हैं, जिनको आप लोग देख सकते हो। फिलहाल तो एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इकलौता आर्टिकल यही देखने को मिल सकता है। क्या हुआ है, इंडिया ने अभी काफ़ी सारा पैसा खर्चा है गोल्ड को इंपोर्ट करने में। क्या गोल्ड को इंपोर्ट करते हैं? बिल्कुल, सोने को तो बहुत ज़्यादा इंपोर्ट किया जाता है भारत के अंदर, ठीक है। अगर हम साल 2021 के बारे में बात करें, 2021 की, तो भारत ने लगभग $55.7 बिलियन तक यहाँ पर खर्चा है इन गोल्ड को इंपोर्ट करने में। बहुत सारी कंट्रीज़ के से, जैसे कि यहाँ पर स्विट्जरलैंड हुआ, और ही बहुत सारी कंट्रीज, चाइना से भी हमने गोल्ड को इंपोर्ट किया है। हालांकि हम सऊदी अरेबिया से भी गोल्ड को इंपोर्ट करते हैं, तो आपको इसके बारे में भी ध्यान रखना है। उसके बाद यहाँ पे बताया कि इंडिया के अंदर अगर हम बात करें तो 2021 के अंदर जो ये गोल्ड का इंपोर्ट हुआ है, इसने पूरा तरह से रिकॉर्ड तोड़ दिया है पिछले दशकों का। मतलब आप कह सकते हो पिछले 10 साल का यहाँ पर पूरी तरह से रिकॉर्ड टूट चुका है, ठीक है। 2011 से भी अगर हम इसको कंपेयर करें तो अभी तक हमने इतना गोल्ड इंपोर्ट नहीं किया था जितना साल 2021 के अंदर किया गया। रीज़न क्या है? रीज़न है दाम गिर गए थे बीच में। आपको मालूम होगा अगस्त के टाइम पर दाम काफ़ी ज़्यादा गिर गए थे गोल्ड के, जिसके बेसिस पर बहुत ज़्यादा इंपोर्टिंग की गई, वो भी यहाँ पर रीज़न बताया गया। अगर हम बात करें, इंडिया ने साल 2020 के अंदर लगभग गोल्ड के ऊपर $22 बिलियन स्पेंड करे थे, और साल 2021 के अंदर इसका दुगना हो गया है। $53.9 बिलियन के आसपास हम लोगों ने यहाँ पर पैसा खर्चा है, ठीक है। तो आप लोग ये देख सकते हो। उसके बाद अगर आप क्वांटिटी के बारे में बात करोगे तो साल 2020 के अंदर भारत ने 430 टन से भी ज़्यादा यहाँ पर आप कह सकते हो कि जो गोल्ड है वो इंपोर्ट किया था। लेकिन साल 2021 के अंदर 1000 से ज़्यादा, मतलब 1050 टन तक यहाँ पर गोल्ड को इंपोर्ट किया गया है। तो अपने आप में आप कह सकते हो जो ये अमाउंट है वो भी बढ़ चुका है, पैसा भी हम लोगों ने ज़्यादा खर्चा है। और उसको बताया गया कि रीज़न क्या है। रीज़न मैंने आपको बता दिया कि अगस्त के टाइम पर गोल्ड का जो दाम है वो काफ़ी गिर चुका था, और बीच में काफ़ी बार और ज़्यादा डाउन हुआ, तो लोगों ने काफ़ी हद तक यहाँ पर इंपोर्टिंग करवाई है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। उसके बाद यहाँ पर इकोनॉमी का दूसरा आर्टिकल बात करता है कि देखो ओमिक्रॉन के अंदर हमने देखा आज के टाइम पर काफ़ी बड़ी इसके बारे में चर्चा हुई, और लगातार ये फैल रहा है, बहुत सारे नेशंस के अंदर फैल चुका है। हमारे कंट्री के अंदर भी बहुत सारे केसेस ओमिक्रॉन के निकल कर आ चुके हैं। इससे दिक्कत ये है कि कहीं ना कहीं और ज़्यादा स्प्रेड हुआ तो ये हमारे जीडीपी का, मतलब जो हमारा Q4 है उसको बुरी तरह से हिट कर सकता है। Q4 कौन कौन सा है? देखो आपको मालूम होगा साल के अंदर 4 क्वार्टर आते हैं। हमारा जो फाइनेंशियल ईयर है वो यहाँ पर कैसे स्टार्ट होता है, देखो मार्च तक खत्म होता है, ये आप लोगों को मालूम होगा। अभी मैं इसके बारे में बहुत आसान तरीके से बताऊंगा। पहले तो आपको पता ही है कि जो फाइनेंशियल ईयर होता है हमारा वो अप्रैल से मार्च तक चलता है, और क्वार्टर के अंदर आप देख पाओगे जैसे कि मार्च तक हमारा साल खत्म हुआ, उसके बाद
अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, ये हमारे 3 महीने के 4 क्वार्टर होते हैं। तो अभी क्या है, जो जनवरी फरवरी मार्च, अभी हम लोग जनवरी में है, तो मतलब कि साल 2021 वाला चौथा क्वार्टर यही है, ठीक है, जनवरी फरवरी मार्च का। तो हो सकता है यहाँ पर जो हमारा जीडीपी है वो काफ़ी बड़ी हिट हो सकती है, ऐसा बताया गया है, क्योंकि कोविड के केसेस लगातार बढ़े हैं। अब ऐसा किसने बोला? ऐसा यहाँ पर एचडीएफसी बैंक के कुछ इकोनॉमिस्ट हैं, उनका एक ऑब्जर्वेशन है, सिर्फ एक अनुमान लगाया गया है। तो अनुमान पे कभी मत जाना, सिर्फ आर्टिकल को पढ़ना, एक आइडिया लेना और उसके बाद वहाँ से हट जाना। अब डायरेक्टली चलते हैं हम लोग अपने एडिटोरियल पर, देखेंगे आज के इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स को। तो आज के एडिटोरियल काफ़ी शानदार हैं। पहला एडिटोरियल बात करता है वही इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को लेकर, दूसरा एडिटोरियल एनजीओस को लेकर, जिसके बेसिस पर आज का थंबनेल बनाया गया है कि एनजीओ के अंदर आपको मालूम होगा काफ़ी हद तक चर्चा में आ चुका है, एफसीआरए चर्चा में आ चुका है। तो क्या है एनजीओ के बारे में, एफसीआरए के बारे में ऑथर ने क्या लिखा है, मैं आपको बताऊंगा कि देखो फंडिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एनजीओ एकमात्र सहारा है जो कि यहाँ पर लोगों की वेलफेयर के लिए काम करता है। जब इलेक्शन की बात आती है तो वहाँ पर फंडिंग को लेकर कोई ऐसा सवाल नहीं उठता, लेकिन एनजीओ की फंडिंग के अंदर काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स उठ रही हैं और आज के टाइम पर बहुत सारे एनजीओ का लाइसेंस कैंसिल किया गया, वो सब यहाँ पर इन्होंने ऑथर ने समझाया। उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल में यहाँ पर ऑथर लिखते हैं कि जो हमारे एक तरीके से यूएस के स्टेट सेक्रेटरी हैं, कौन है, एंथनी जे ब्लिंकन, तो ये काफ़ी सारी टूर पर गए, ठीक है। तो यहाँ पर यूएस का क्या बड़ा रोल देखने को मिलेगा। यूएस और चाइना आज के टाइम पर खासकर जो साउथ ईस्ट एशियन नेशन है, आसियान कंट्रीज़ है, इसके अंदर अपना कैसा रोल प्ले कर रहे हैं उसके बारे में समझाया गया। यूएस को अगर रोल प्ले करना है तो यूएस की जितनी भी अपनी पॉलिसीज़ है उसको इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, अदरवाइज चाइना अपना इन्वेस्टमेंट काफ़ी बढ़ा चुका है, ये यहाँ पर ऑथर मेंशन करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट एडिटोरियल में यहाँ पर चर्चा की गई है एलिजिबल डिनाइड बेनिफिट्स को लेकर, एक आर्टिकल दिया गया है। यहाँ पर आंध्र प्रदेश के अंदर एक स्कीम है जिसके अंदर बहुत सारी कमियाँ देखने को मिली हैं और वो कमियाँ सुधारने के बारे में चर्चा की गई, क्योंकि यहाँ पर इन बेनिफिट्स को मिलना चाहिए लोगों को, लेकिन लोगों के नाम हटा दिए गए जब इसके अंदर कमियां नहीं सुधरी गई। तो स्कीम है राइट टू भरोसा बेनिफिट्स, तो इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट एडिटोरियल है जिसके अंदर एक बुक का रिव्यू किया गया है, तो यहाँ पर ये आर्टिकल आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। यहाँ पर बुक को परचेज करने के लिए बोला गया है, मतलब बुक का रिव्यू दिया गया है एग्जैक्टली, तो वो आपको नहीं पढ़ना है। आगे हम लोग बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं अपने पहले वाले आर्टिकल से। यहाँ पे चर्चा की गई है हिंट ऑफ वन नेशन वन एनजीओ रिजीम। अब ये क्या है मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहली बात यहाँ पर इसको हम थोड़ा सा जूम इन करते हैं, ठीक है, ताकि कोई इशू ना क्रिएट हो। तो यहाँ पर पहले मैं इसको सेट कर लेता हूँ अच्छे से, फिर उसके बाद हम इसका डिस्कशन करते हैं। हाँ, पहली चीज़ क्या बात होती है, 31 दिसंबर 2021 में जो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स हैं वो क्या करते हैं, वो यहाँ पर इशू करते हैं एक पब्लिक नोटिस, और उसमें यह बोलते हैं कि जितने भी एनजीओज हैं, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि लोगों की वेलफेयर के लिए काम करते हैं, इनका प्रॉफिट कमाने का मकसद नहीं होता। इनका यहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है उसकी वैलिडिटी को बढ़ा दिया गया है। इन्होंने यहाँ पर यह बताया कि जिनकी भी वैलिडिटी एक्सपायर हो रही है वो अपनी वैलिडिटी को यहाँ पर आप कर सकते हो, जो रजिस्टर्ड है वो करवा सकते हैं। अब रजिस्टर्ड का मतलब क्या है, देखो एनजीओज को अपने आप को रजिस्टर करवाना होता है एफसीआरए एक्ट के अंदर में, ठीक है, फॉरेन करेंसी रेगुलेशन एक्ट के अंदर में। अब ये एफसीआरए के अंदर जब तक आप रजिस्ट्रेशन नहीं करवाओगे तब तक क्या होगा, तब तक आपके पास फॉरेन फंडिंग नहीं आएगी। तो एनजीओज के जलाने के लिए आपको फंडिंग की जरूरत पड़ती है, और विदेशी जो कंट्रीज है वो यहाँ पर फंडिंग देती हैं एनजीओज को, तो यहाँ पर एफसीआरए के अंदर रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। अब आप कहोगे ये जो एनजीओ से काफ़ी पुराने हैं, इन्होंने तो रजिस्ट्रेशन करवा लिया होगा, तो रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं, लेकिन हर 5 साल में इस रजिस्ट्रेशन को रिन्यू करवाना होता है, वापस से नया करवाना होता है। आप रिन्यू करवाते हो, अपनी डिटेल्स वगैरह यहाँ पर शेयर करते हो, ठीक है। तो यहाँ पर अब जो भी रजिस्ट्रेशन नहीं करवाएगा, उसको रिन्यू नहीं करवाएगा, तो क्या होगा, उनके जो फंडिंग है वो रोक दी जाएगी। तो ये प्रॉब्लम्स आज के टाइम पर देखने को मिली हैं बहुत सारे एनजीओज के साथ। रिसेंटली जो यहाँ पर चर्चा में था वो था मिशनरीज ऑफ चैरिटी, ठीक है, ये आर्टिकल ही उसी को देखते हुए लिखा गया है, मिशनरी ऑफ चैरिटी को लेकर। तो मिशनरी ऑफ चैरिटी जो यहाँ पर एनजीओ है, इसको काफ़ी प्रॉब्लम्स आज के टाइम पर क्रिएट हो चुकी हैं, और भारत ने यहाँ पर हमारी होम मिनिस्ट्री ने मना कर दिया है इस एनजीओ को कि हम लोग इस एनजीओ को इसका रजिस्ट्रेशन जो है इसको रिन्यू नहीं करेंगे। वो मना क्यों किया वो भी मैं आप लोग आगे बताऊंगा। तो फिलहाल और क्या बोलते हैं ये, देखो जब भी हम लोग बात करते हैं एनजीओ के बारे में, ठीक है, यहाँ पर बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें होती हैं। रजिस्ट्रेशन करवाना ज़रूरी होता है एफसीआरए के अंदर, मैंने आपको ये भी बता दिया है, वो चीज़ें यहाँ पर ऑथर के थ्रू मेंशन करी गई हैं। आप जब तक एफसीआरए के अंदर रजिस्टर नहीं करवाओगे तब तक आपके पास फंड नहीं आएगा, और एफसीआरए के अंदर इसलिए भी रजिस्टर करवाना जरूरी है ताकि आपके फंडिंग के बारे में सारी चीज़ें सरकार के पास रहें, आपके पास किस प्रकार से फंडिंग आ रही है और उस फंडिंग का कैसा यूज़ हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर हमने रिसेंटली ऐसे केसेस देखे हैं जहाँ पर फंडिंग का गलत यूज़ किया गया है, तो उसको रोकने के लिए इस एफसीआरए एक्ट को लाया गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर इन्हीं के अंदर क्या है, देखो जो भी हमारी सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन है, सीएसओ या फिर एनजीओस आप जो भी देखते हो, ठीक है, यहाँ पर मैंडेटरी है, इनको बैंक अकाउंट ओपन करवाना होता है, ठीक है, फॉरेन कंट्रीब्यूशन के लिए। अगर कोई विदेश से पैसा आ रहा है तो आपको एक बैंक अकाउंट ओपन करवाना पड़ेगा। लेकिन
यहाँ पर भी एक चैलेंज है। चैलेंज क्या है, आपको बैंक अकाउंट कहाँ पे ओपन करवाना पड़ेगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंदर, जो कि यहाँ पर हमारे कैपिटल मतलब न्यू दिल्ली के अंदर अब जो मेन ब्रांच देखने को मिलेगा, तो वहाँ पर एनजीओस को यहाँ पर अपना बैंक अकाउंट ओपन करवाना पड़ेगा। उसको यहाँ पर पैन कार्ड के साथ लिंक करना होगा, आधार कार्ड के साथ लिंक करना होगा, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके साथ यहाँ पर लिंक करना होता है, जो भी यहाँ पर एनजीओ के बोर्ड मेंबर्स होते हैं उनके। ठीक है, तो जो इंडिविजुअल बोर्ड मेंबर्स होते हैं उनकी सारी चीज़ें यहाँ पर लिंक करवाई जाती हैं इस बैंक अकाउंट से, ताकि हम लोग देख पाएँ कि चीज़ें एग्जैक्टली कैसी चल रही हैं, प्लस फॉरेन फंडिंग कितनी आ रही है और वो जो फंडिंग है उसका यूज़ कैसा हो रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ें होती हैं आज के टाइम पर एनजीओस को देखते हुए। क्लियर हुआ? ये तो पहले इन्होंने सिचुएशन समझाया कि भारत के अंदर एनजीओस को लेकर फंडिंग वगैरह का क्या सिचुएशन है। उसके बाद ऑथर बोलते हैं डेटा ऑन कैंसिलेशन को लेकर। तो रिसेंटली क्या हुआ, मिशनरी ऑफ चैरिटी के बारे में चर्चा की गई, मैंने आपको बता दिया। मिशनरी ऑफ चैरिटी को बनाया किसके थ्रू गया था, एक नोबल लॉरेट है मदर टेरेसा जी। ठीक है, इन्होंने यहाँ पर इस पूरे मिशनरी ऑफ चैरिटी एनजीओ को बनाया था। अब क्या हुआ, इनका जो एफसीआरए के अंदर रिन्यू करवाना था, क्योंकि इनका भी टाइम पूरा हो चुका था, अब इनको अपना फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के अंदर इस एनजीओ को रिन्यू करवाना था। अब रिन्यू नहीं करा गया, इसको बोला गया यहाँ पर इसकी जो परमिशन उसको कैंसिल कर दिया गया कि हम लोग रिन्यू नहीं करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है उन्होंने यहाँ पर कुछ डेटा अपनी वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल किया है, और वहाँ पर कुछ इंटरेस्टिंग पैटर्न्स देखने को मिले हैं। और देखो, पहली बात तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने यह भी बोला कि चीज़ें यहाँ पर इर्रेगुलर चल रही हैं। ठीक है, यहाँ पर बहुत सारी इर्रेगुलरिटीज़ देखी हैं और देखने को मिली हैं, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर कमियां देखने को मिली हैं, जिसकी वजह से इनको आगे अप्रूवल नहीं किया जा रहा है, इनकी परमिशन को कैंसिल किया जा रहा है। तो बहुत सारे एनजीओस की जो परमिशन है उसको कैंसिल करवा दी जाती है। फिर जब आप लोग मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की वेबसाइट पर जाओगे, जिसकी लिंक यहाँ पर प्रोवाइड करवाई गई है ऑथर के थ्रू, ठीक है, और वहाँ पर देखोगे तो कुछ पैटर्न्स नज़र आते हैं। पैटर्न्स क्या नज़र आते हैं, लगभग यहाँ पर हमारे पास देखने को मिलेंगे 20,675 परमिशंस अंडर एफसीआरए दैट वर कैंसिल्ड फ्रॉम 2011। 2011 से लगभग यहाँ पर 20,675 लगभग 20,675 परमिशंस को कैंसिल किया गया है। ठीक है, इतनी परमिशंस कैंसिल करी गई, तो आप समझ सकते हो कि कितने सारे एनजीओज ने यहाँ पर अपनी मतलब आगे वो परफॉर्म नहीं कर पाए। उसके बाद लगभग यहाँ पर 89 के अंदर आप देख पाओगे इनकी कैंसिल जो एक तरीके से जो 89 एनजीओज हैं वो यहाँ पर एक रिक्वेस्ट के थ्रू कैंसिल करे गए हैं। बाकी सारे यहाँ पर जो एनजीओज आपको देखने को मिलेंगे वो कहीं ना कहीं कैंसिल करे गए हैं ऑन वायलेशन। कुछ ना कुछ वायलेशन की वजह से यहाँ पर क्या हुआ, उनके लाइसेंस को कैंसिल किया गया। ठीक है, जो एक कैंसिलेशन है आपने खुद देखा कि कितनी ज़्यादा हो रही है। फिर उसके बाद यहाँ पर इसी डेटा में पता ये चलता है, मैंने आपको बताया अभी कितने 20,675 कैंसिलेशन हुए हैं, जिसमें से जो 80% एनजीओ के लाइसेंस को कैंसिल किया गया है वो 2014 के बाद ही किया गया है, 2014 के बाद किया गया। ठीक है, और सबसे बड़ी बात तो यह है कि 2015 में लगभग 10,003 एनजीओस के लाइसेंस को कैंसिल किया गया। तो ये चीज़ आप लोग देख पाओगे अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। 2014 के बाद से लगातार बहुत सारे एनजीओस के लाइसेंस कैंसिल करे गए। ठीक है, ये हम लोगों ने देखा। उसके बाद ये क्या बोलते हैं कि आज के टाइम पर भी डेटा बहुत सारा अनअवेलेबल है। क्यों? क्योंकि जो कैंसिलेशन का नंबर जब हम लोग देखते हैं तो इसमें बोला गया कि अभी अगर हम बात करें रिसेंट की बात करें, अगर कुछ इतिहास की बात करें, तो वेबसाइट के अंदर क्या बताया गया, साल 2021 के अंदर जो हमारा पिछला साल निकला है, यहाँ पर इस साल सिर्फ और सिर्फ 3 कैंसिलेशन हुए हैं। और साल 2020 में कितने हुए हैं, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर तो साल 2020 में एक भी कैंसिलेशन नहीं हुआ है, ये यहाँ पर ऑथर बोलते हैं। लेकिन हकीकत क्या है, हकीकत यह है कि हमने देखा है कि 600 से ज़्यादा कैंसिलेशन पिछले साल भी हुए हैं। ठीक है, रिसेंटली हुए हैं। अगर हम पिछले साल की बात करें तो अभी थोड़े टाइम पहले यहाँ पर 600 कैंसिलेशन हुए हैं। तो इस प्रकार की चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी कि डेटा सही से अवेलेबल भी नहीं है वेबसाइट के ऊपर। वेबसाइट के ऊपर पैटर्न्स कुछ अलग ही चल रहे हैं और हकीकत कुछ अलग है। जो कैंसिलेशन के नंबर्स हैं वो यहाँ पर आप देख पाओगे, अभी यहाँ पे हमने देखा कि 600 के आसपास हैं। लेकिन क्या हुआ, जब वो डेटा वेबसाइट पर देखा गया तो वहाँ पर चीज़ें मेंशन ही नहीं। उन्होंने बोला साल 2020 के अंदर एक भी लाइसेंस कैंसिल नहीं किया गया, और साल 2021 के अंदर यहाँ पर हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ 3 लाइसेंस को कैंसिल किया है। ये चीज़ें नजर आई। तो ये पैटर्न आप लोगों ने देखा, ये पैटर्न किस प्रकार से नजर आया। ये जो पैटर्न है एक तरीके से बोला गया, ये कहीं ना कहीं एक अटैक है सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर, एनजीओस के ऊपर। और हमारे इतिहास के अंदर बात करें, जो भी ये अमेंडमेंट हुए हैं एफसीआरए के अंदर, ठीक है, आप कह सकते हो कि इसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई हैं। प्लस उसके बाद यहाँ पर बहुत सारी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको एक तरीके से यहाँ पर प्रॉब्लम्स पड़ी हैं। तो क्या हुआ, एफसीआरए ने कहीं ना कहीं जो भी बहुत सारी नीच ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको क्या किया है, उनको एक तरीके से उनकी जो परफॉर्मिंग है उनको कहीं ना कहीं अफेक्ट पहुंचाया है। जैसे यहाँ पर आप कह सकते हो जो भी एग्जैक्टली मतलब ये है कि बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी हैं जो कि कंफर्टेबली परफॉर्म कर रही थी, अपनी सूटेबल पोजीशन पर काम कर रही थी। ठीक है, तो क्या हुआ, यहाँ पर उनको काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिली है। ये चीज़ें नजर आई। देन उसके बाद यहाँ पर कुछ और भी अमेंडमेंट्स हुए। अब वो अमेंडमेंट्स क्या होते हैं कि यहाँ पर इनकी सारी चेकिंग की जाती है। यहाँ पर आप जैसे तो जितनी फंडिंग है वो यहाँ पर देखी जाती है। ठीक है, क्या होता है, जो सर्विलेंस है, जो इनके ऊपर निगरानी है, वो लगातार बढ़ा दी गई।
ठीक है। बहुत सारी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं इसके अंदर क्या हुआ, यहाँ पर बोला गया है कि देख पाओगे जो ये इंक्रीजिंग लेवल ऑफ सर्विलेंस है, सर्विलेंस को बढ़ाया गया, निगरानी को बढ़ाया गया। इसकी वजह से जो मैनी जो ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस है, उन्होंने यहाँ पर लोगों को खोया, उनके गवर्नेंस स्ट्रक्चर को यहाँ पर खोया। और उसके बाद क्या होता है, उन एनजीओज़ को फंडिंग के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, उनको फिर पैसा नहीं मिल पाता है। अब एनजीओज़ को फंडिंग नहीं प्रोवाइड होगी तो वो एनजीओज़ कैसे आगे परफॉर्म करेंगे। ठीक है। तो आप लोगों ने यहाँ पर ये देखा कि ये जो प्रॉब्लम्स है काफ़ी बढ़ चुकी हैं। और उसके बाद यहाँ पर जो ये वॉयलेशन है, बोला गया ये वॉयलेशन भी बहुत सारे हुए हैं। और बोला जाता है कि यहाँ पर देखो जो फंडिंग आती है उसको रेगुलेट करने की काफ़ी तक आवश्यकता है। उससे पहले नहीं तो बहुत सारे इश्यूज़, मनी लॉन्ड्रिंग और इस प्रकार के इश्यूज़ यहाँ पर देखने को मिलते थे इस पूरे के पूरे चीज़ों के अंदर। ठीक है। लेकिन आप ये देख पाओगे, ऑथर ये मेंशन करते हैं, अगर आप लोगों ने प्रीवियस ईयर देखा है, मतलब कि पहले सालों में अगर इस प्रकार से चीज़ें होती थी तो आपका सिस्टम कैसा था। ठीक है। आपने कैसे वर्क किया है, आपने के पास मतलब गवर्नमेंट का क्या सिस्टम था कि आपने चीज़ों को देखा नहीं। ठीक है। और मतलब कि जो ऑर्गेनाइजेशंस कर रही थी तो वो ऑर्गेनाइजेशंस किस प्रकार से इतने सालों तक सर्वाइव करती हुई रह गई। ठीक है। इतने साल तक उन ऑर्गेनाइजेशन ने सर्वाइव किया, ये तो आपकी जिम्मेदारी होनी चाहिए थी। लेकिन जहाँ पर ये काम हो रहा है वहाँ पर तो आप रेगुलेट करो चीज़ों को। ठीक है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं अगर पहले ये चीज़ें हुई हैं तो आपको वहाँ पर रेगुलेट करना चाहिए था। और वो जो ऑर्गेनाइजेशन है वो गलत काम पैसों को लेकर कैसे कर पाए इतने सालों तक, आपने क्यों नहीं ध्यान दिया। ठीक है। दूसरी बात यहाँ पर ऑथर ये बोलते हैं कि अगर आप लोग यहाँ पर ये देख पाओगे, मान लो जो कोई ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो एग्जैक्टली क्या हो रहा है, ये जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं इनकी ज़्यादातर फंडिंग वगैरह क्यों रोकी जाती है। दूसरा रीज़न यहाँ पर ऑथर ये बोलते हैं इनकी फंडिंग इसलिए रोकी जाती है क्योंकि कहीं ना कहीं ये लोग यहाँ पर जीनोफोबिक कंसिडरेशन के अंडर में आते हैं। मतलब कि जो एक्टिविस्ट हैं वो ज़्यादातर सरकार से क्वेश्चनिंग कर रहे हैं। ठीक है। सरकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वर्कर्स को लेकर, ह्यूमन राइट्स को लेकर और भी बहुत सारे लोगों को लेकर। ठीक है। लोग नहीं पूछ पा रहे हैं तो एनजीओज़ यहाँ पर ये मुद्दा उठाते हैं, तो इसकी वजह से भी यहाँ पर सरकार जवाब दे नहीं पाती है। तो इसके बाद यहाँ पर क्या होता है, इन एनजीओज़ के ऊपर ये एक प्रकार के रोक लगाए जाते हैं। ठीक है। इनको फंडिंग नहीं दी जाएगी, एनजीओज आगे परफॉर्म नहीं करेगा, तो ये चीज़ें देखने को मिलती है। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या कर रहे हो आप लोग, यहाँ पर जो अंत्योदय का कॉन्सेप्ट है उसको सप्रेस कर रहे हो। अंत्योदय का कॉन्सेप्ट मतलब आप लोग यहाँ पर क्या फोकस रखते हो कि जो हमारे पास लोग हैं, ठीक है, वहाँ तक हम लोग को पहुँचना है। ठीक है। लोगों के राइट सर्विसेज सभी जगह तक पहुँचना है, लेकिन ऐसी चीज़ें होती नहीं है क्योंकि एनजीओज को आगे प्रॉपरली परफॉर्म करने नहीं दिया जाता है। ठीक है। ये क्लियर हुआ। तो यहाँ पर ऑथर क्या मेंशन करते हैं, आपको क्लियर हो चुका है कि अगर पहले एनजीओज के थ्रू गलती हो रही थी तो इतने सालों तक वो एनजीओज वायलेशन करते हुए आए, अपने वहाँ पे क्यों नहीं ध्यान दिया। दूसरा इन्होंने ये बोला कि यहाँ पर आप दूसरी चक्कर में किस लिए मतलब बंद करवाने की या फिर एनजीओज को ऊपर रोक लगाने की कोशिश की जाती है, क्योंकि एनजीओज काफ़ी सारे क्वेश्चन उठाते हैं सरकार से। ठीक है। अब यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन को क्या ज़रूरत है, यहाँ पर अगर हम लोग बात करें जो भी हमारे सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो फिर देखो सबसे बड़ी ज़रूरत क्या, देखो इनको डेफिनेटली क्या बोला जाता है कि ये लोगों के लिए, वेलफेयर के लिए बहुत ज़्यादा काम करते हैं। तो इसी वजह से ऑर्गेनाइजेशन की काफ़ी तक आवश्यकता है, हम लोग को इसलिए ज़रूरत है, ये लोगों के लिए काम करते हैं। ठीक है। और काम करते हैं बिल्कुल अनरीजनेबल, कोई ऐसा रीज़न नहीं है, लेकिन बिना किसी रीज़न के यहाँ पर लगातार ये एनजीओज़ काम करते हैं। इसी वजह से एनजीओज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। ठीक है। और भी बहुत सारी चीज़ों के लिए काम करते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पर सरकार से क्वेश्चनिंग करने के लिए यहाँ पर काम करते हैं, और उसके बाद बहुत सारे लोगों को एक तरीके से रिलीफ प्रोवाइड करवाने के लिए यहाँ पे काम करते हैं। ये आप देख पाओगे। तो एनजीओज़ का अपने आप में बहुत बड़ा रोल देखने को मिलेगा। रोल ऑफ एनजीओज़ करके मैंने एक अलग टॉपिक आपको प्रोवाइड करवा दिया है, उसको भी जाके गो थ्रू कर सकते हो, टेलीग्राम पर मैंने उसको प्रोवाइड किया है। ठीक है। कि एनजीओज़ का रोल क्या हो सकता है। देखो एनजीओज़ के बहुत सारे रोल हो सकते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो आपसे मेंस में क्वेश्चन बन सकता है, टेलीग्राम पर मैंने शेयर कर दिया एनजीओज़ के क्या रोल हो सकते हैं। आर्टिकल जीएस पेपर 2 के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाएगा ये। तो देखो एनजीओज़ की बात करें तो एनजीओज़ क्या है, पहली बात तो आपको पता चल चुका है। ठीक है। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ पर लोगों के वेलफेयर के लिए सोशल सर्विस दे रहे हैं हम लोग को, लोग जो गरीब है उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, एनवायरमेंट के लिए काम कर रहे हैं एनजीओज़, ये हम लोग देख पाते हैं। एनजीओज़ की ज़रूरत क्यों है, क्योंकि आप देख पाओगे बहुत सारे क्राइसिस आज के टाइम पर देखने को मिलेंगे। इंडिया की हेल्थ बहुत सारे इंडेक्स के अंदर काफ़ी हद तक डाउन रहती है, लेकिन डायरेक्टली पॉइंट पर आते हैं हम लोग। डायरेक्टली पॉइंट पर इसलिए आते हैं एनजीओज़ के अंदर क्या 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 वर्क किया जाता है। अगर हम एनजीओज़ की बात करें तो एनजीओ यहाँ पर अवेयरनेस के लिए काम करता है, लोगों के अंदर जागरूकता फैलाता है, चीज़ों को, लोगों की आवाज़ उठाता है। ठीक है। चीज़ों को एनालाइज करता है, सरकार से क्वेश्चन पूछता है और भी बहुत सारी चीज़ें लेकर आता है। उसके बाद यहाँ पर एनजीओ का क्या काम है, जो भी अलग अलग सेक्टर्स हैं, ग्रुप्स हैं, उनके बीच में एक ब्रोकरेज का काम करता है। उसके बाद यहाँ पर जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट होते हैं उन कॉन्फ्लिक्ट्स को यहाँ पर जो मीडिएटर है और फैसिलिटेटर है इनके बीच में यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करवाता है, या फिर एजुकेशन को प्रोवाइड कराने में मदद करता है, ट्रेनिंग इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड करवाता है। और भी बहुत सारी सर्विसेज हो गई, एसेंशियल सर्विसेज, ह्यूमैनिटेरियन डेवलपमेंट, ये सारी सोशल सर्विसेज हो गई, इन सब को डिलीवर करता है। तो एनजीओज़ के अपने आप में बहुत बड़े रोल देखने को मिलेंगे। दैट इज़ वाई हम लोग को एनजीओ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है।
यहाँ पर वो चीज़ें मैंने एक अलग से मेंशन कर दी, आप लोगों को वो ध्यान रखना है। और भी मैंने डिटेल में सारी चीज़ें एनजीओस के बारे में वहाँ पर भी पब्लिश करी हैं, उसको जाकर देख सकते हो। फिलहाल ऑथर क्या बोल रहे हैं, क्योंकि एडिटोरियल का मतलब क्या है, ऑथर के पॉइंट ऑफ व्यू कि ऑथर यहाँ पर क्या अपने आप को एक्सप्रेस करते हुए नजर आएंगे। हाँ, एक चीज़ और, ऑथर ने जो आर्टिकल लिखा है इसके अंदर लास्ट में इन्होंने ऑलरेडी बता दिया है, दिस व्यूज़ एक्सप्रेस आर पर्सनल। तो यहाँ पर जितने भी ये पर्सनल व्यूज़ हैं जो ऑथर लिख देता है, तो वहाँ पर थोड़ा सा आपको संभल के चीज़ों को टैकल करना पड़ता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। संभल के यहाँ पर चीज़ों को पढ़ना होता है। तो अगर हम लोग बात करें यहाँ पर क्या बोला गया, ऑर्गेनाइजेशंस की क्यों आवश्यकता है, मैंने आपको बता दिया। उसके बाद अब फंडिंग का इशू क्या है, देखो फंडिंग का इशू यहाँ पर आता है। देखो फॉरेन फंडिंग आती है डेफिनेटली, अब किसी एनजीओ को चलाना है तो उसके लिए फंडिंग की ज़रूरत है। डेफिनेटली यहाँ पर लोगों की सोशल वेलफेयर के लिए काम करना है, क्योंकि वो लोग कोई से प्रॉफिट नहीं कमा रहे हैं, तो यहाँ पर एक फंडिंग की ज़रूरत आवश्यकता पड़ती है। अब क्या है, बहुत सारी कंट्रीज़ जो है यहाँ पर फंडिंग प्रोवाइड करवाती हैं, वो उनकी मर्जी है। देखो मर्जी कोई भी हो सकती है, कोई भी कारण हो सकता है फंडिंग प्रोवाइड करवाने का, फंडिंग वो प्रोवाइड करवाते हैं। और उसी प्रकार से हमने देखा, चाहे वो मिशनरी ऑफ चैरिटी हो या और भी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हो, उनके पास यहाँ पर फंडिंग आती है बाहर से। अब क्या होता है, इस चीज़ को तो हमें इंकरेज करना चाहिए, और वो लोग भी इंकरेज करते हैं इन एनजीओज़ के काम को कि हाँ वो एनजीओज़ किस प्रकार से काम कर रहे हैं, और इस चीज़ को हमें भी इंकरेज करना चाहिए। लेकिन अगर हम लोग पिछले कुछ इश्यूज़ देखें, तो उन इश्यूज़ की वजह से हम लोगों ने ये देखा है कि कहीं ना कहीं इन एनजीओज़ की फंडिंग को रोका जा रहा है, ठीक है, ये हम लोग देख पाते हैं। उसके बाद होता क्या है, यहाँ पर ऑथर बोलते हैं कि अब हम लोग को लास्ट में एक डीपर स्टडी की ज़रूरत है, डिटेल में हम लोग को चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। और यहाँ पर आप कह सकते हो कि कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई जो कि हमारे कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। और साथ ही साथ यहाँ पर बोलते हैं कि एनजीओज़ को थोड़ा सा एक प्रायोरिटी के ऊपर लेकर चलना चाहिए, एनजीओज़ को थोड़ा सा आप आगे लेकर आओ, क्योंकि एनजीओज़ यहाँ पर एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है हमारे कंट्री के लिए। यहाँ पर आप इसको आगे लेकर आओगे और वही यहाँ पर एक तरीके से लोगों की वेलफेयर के लिए मदद करेगा। इनफैक्ट कल भी हमने एक एडिटोरियल डिस्कस किया था, जहाँ पर चर्चा की गई जो एनजीओज़ हैं, कॉर्पोरेट्स हैं, ठीक है, जो भी हमारे कॉर्पोरेट्स होते हैं, कंपनीज होती हैं या फिर हमारी सरकार है, तीनों को साथ में आ जाना चाहिए। अगर एनजीओज, कॉर्पोरेट्स और सरकार अगर तीनों साथ में आ जाते हैं तो इससे और बहुत ज़्यादा बेहतरीन डेवलपमेंट कर सकते हैं हम लोग। तो कल वाले एडिटोरियल के पॉइंट ऑफ व्यू को आप यहाँ से रिलेट कर सकते हो। तो एडिटोरियल का मकसद ये है कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अपने नोट्स में इनकॉर्पोरेट कर लेना। अब क्या क्या सोल्यूशन आपके पास आए, कल यहाँ पर काफ़ी अच्छी तरीके से डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ को लेकर एक आर्टिकल लिखा गया था, जो कि मैंने आपको डिटेल में समझाया था। उसके बाद अगला एडिटोरियल है, यहाँ पर ऑथर हैं हर्षवी पंत और साथ ही साथ यहाँ पर प्रमेश शाह। तो इन्होंने यहाँ पर एडिटोरियल लिखा है जहाँ पे चर्चा की गई है साउथ ईस्ट एशिया के बारे में और उसके बाद आसियान कंट्रीज़ के बारे में। यहाँ पर इंडिया कह रहा हूँ, यूएसए और चाइना का क्या रोल देखने को मिलेगा, ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ पर डिस्कस करें, सबसे पहली बात, ये आर्टिकल चर्चा में क्यों है, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स के जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कौन है, एंथनी जे ब्लिंकन, ये यहाँ पर साउथ ईस्ट एशियन नेशन की यहाँ पर विजिट पर गए दिसंबर 2021 के अंदर। और यहाँ पर काफ़ी कुछ इन्होंने डिस्कस किया और साथ साथ इन्होंने फोकस रखा कि किस प्रकार से हम लोग आगे डेवलपमेंट कर सकते हैं। हालांकि इंडोनेशिया भी जाने वाले थे, इंडोनेशिया गए भी विजिट कर, लेकिन वहाँ पर तुरंत ही ये लौट चुके थे। थाईलैंड वगैरह यहाँ पर नहीं जा पाए क्योंकि कोविड के केसेस यहाँ पर निकल कर आए, उसकी वजह से। तो ये इन्फॉर्मेशन दी गई जो कि आपके लिए कुछ खास नहीं है, कहीं एग्जाम में इसका कोई रोल नहीं देखने को मिलेगा। अब डायरेक्टली आते हैं इंपॉर्टेंट बात पर। अब ये स्पीच देते हैं, अब यहाँ पर ये स्पीच देते हैं कहाँ पर, यूनिवर्सिटा इंडोनेशिया के अंदर दिसंबर 14 को, 14 दिसंबर को स्पीच दी जाती है। मिस्टर ब्लिंकन यहाँ पर बोलते हैं कि जो अमेरिका की स्ट्रैटेजी है ऑफ अ फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक रीजन, आपको पता होगा इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन, ठीक है, इन दोनों को मिलाकर हम लोग इंडो पैसिफिक रीजन बोलते हैं। तो इंडो पैसिफिक रीजन को बिल्कुल फ्री बनाने के लिए, यहाँ पर चाइनीज़ अग्रेशन ना हो, तो इसके ऊपर फोकस रखने के लिए यहाँ पर जो अमेरिका है वो यहाँ पर काम करता हुआ नजर आएगा, ठीक है। इसको अंडरलाइन इन्होंने किया। अब अंडरलाइन करते करते इन्होंने यहाँ पर क्या बताया, सबसे पहली बात इन्होंने बोला, अगर हम अमेरिका के पर्सपेक्टिव से बात करें, वॉशिंगटन के पर्सपेक्टिव से अगर हम लोग बात करें, तो जो इंडो पैसिफिक रीजन है इसको फ्री बनाने का मतलब हमेशा चाइनीज़ का अग्रेसिवनेस नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि चाइनीज़ के अग्रेसिवनेस की वजह से हम लोग यहाँ पर इंडो पैसिफिक के ऊपर फोकस रख रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इंडो पैसिफिक को शांत स्वभाव बनाने के लिए और भी बहुत सारे रीजन है। इंडो पैसिफिक रीजन के को हम लोग यहाँ पर अगर यहाँ पे शांति बनाने के लिए और भी बहुत सारे रीजन हैं, हम लोग काफ़ी सारे चैलेंजेस आते रहते हैं वहाँ पर, उन चैलेंजेस को टैकल करने के लिए भी हम लोग वहाँ पर फोकस करेंगे, ऐसा यहाँ पर यूएस का कहना है। तो हमेशा ही ऐसा नहीं है कि जो चाइना के ऊपर टारगेट किया जा रहा है, चाइना को टारगेट करने के लिए कोई बातें नहीं बोली हैं, ऐसा यहाँ पर यूएस के थ्रू स्टेटमेंट निकल कर आया। इन्होंने बोला कि जो हमारे साउथ ईस्ट एशियन नेशन है, ठीक है, साउथ ईस्ट एशियंस नेशंस देखने को मिलेंगे, कहीं ना कहीं आप देख सकते हो कि इन नेशंस को एक कंट्री को चूज़ करना पड़ेगा, यूएस या चाइना में से। तो अगर हम बात करें यूएस और चाइना का, दोनों का कंपटीशन साउथ ईस्ट एशियन नेशन के अंदर बढ़ चुका है। अब ये साउथ ईस्ट एशियन नेशन कौन से, मैं आप लोगों को एक पिक्चर के थ्रू दिखा देता हूं ताकि आप लोग आगे पूरे एडिटोरियल में चीज़ों को अच्छे से समझ पाओ, ठीक है। ये तो सारे वो पिक्चर हो गए जो कि हमने अभी डिस्कस कर लिए हैं। और उसके बाद यार अभी मैंने एक पिक्चर शेयर तो किया था,
यहाँ पर आप लोग देख पाओगे ये वाले जो नेशंस हैं जैसे कि थाईलैंड, लाओस, ये सारे वियतनाम, कंबोडिया, उसके बाद इधर मलेशिया, ये सारे नेशंस आप लोग देख पाओगे ये सारे साउथ ईस्ट एशियन नेशंस के अंदर आपको ये देखने को मिलते हैं। क्लियर हुआ इसके बारे में? ठीक है, फिलीपींस आपको देखने को मिलेगा, ये सारे साउथ ईस्ट नेशंस हैं। ठीक है, क्योंकि ये साउथ ईस्टर्न साइड में आ रहे हैं, क्योंकि आप इधर से थोड़ा सा चलोगे इधर बर्मा मतलब म्यांमार आया, म्यांमार से इधर चलोगे उधर इंडिया आएगा, इंडिया के इधर वाले रीजन आप देख पाओगे ये जो पूरा का पूरा है खासकर नीचे वाला थोड़ा सा रीजन ये हमारा साउथ ईस्ट एशियन नेशन कहलाता है। और आसियान कंट्रीज़ भी यहाँ पर यही वाली हैं, इनके अंदर से 10 कंट्रीज जो निकल कर आती हैं वो आसियान कंट्रीज़ देखने को मिलती हैं। अब ये क्या है इसको हम लोग थोड़ा सा समझते हैं। इन्होंने क्या बताया, मिस्टर ब्लिंकन यहाँ पर क्या बोलते हैं, इन्होंने यहाँ पर मेंशन किया कि देखो जो ये इंडिविजुअल कंट्रीज़ हैं, ठीक है, इनको क्या करना पड़ेगा, इनको अपना खुद रास्ता अपना खुद चूज़ करना पड़ेगा, अपने पार्टनर्स को खुद चूज़ करना पड़ेगा जिसको चूज़ करना चाहें। ये जो कंट्रीज़ हैं ये यूएस या साथ ही साथ चाइना, इन दोनों में से किसी एक को चूज़ कर सकती हैं, ये इनके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, ये यहाँ पर बोला गया। लेकिन अगर हम बात करें तो चाइना का काफ़ी बड़ा रोल बढ़ चुका है इन आसियान कंट्रीज़ में, और यूएस भी लगातार इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज़ कर रहा है। वो इनके ऊपर डिपेंड करता है वो किस बेसिस पर कंट्रीज़ आगे चलें। अब बात करते हैं चाइना के शेडो के बारे में। इसका मतलब क्या है, आज के टाइम पर चाइनीज़ थ्रेट काफ़ी बढ़ चुका है। ठीक है, चाइनीज़ थ्रेट काफ़ी हद तक आपको देखने को मिलेगा, काफ़ी बढ़ चुका है और काफ़ी छुपा छुपा आपको नज़र आएगा हर चीज़ के पीछे। अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहली बात जो बीजिंग का एग्रेसिवनेस है, एग्रेसिव एक्शन आपको बहुत सारे एरियाज़ का अंदर देखने को मिलेगा। खासकर साउथ चाइना सी के अंदर आपको बीजिंग का बहुत बड़ा अग्रेसिवनेस देखने को मिलेगा। उसके बाद और क्या क्या दिक्कतें पैदा कर रहे हैं, तो चाइना सबसे पहली बात यहाँ पर क्या कर रहा है, अपने जो भी ओपन सीज हैं उसको अपना बोलता है, क्लेम करता है कि भाई वो जो सी हैं वो हमारे हैं। ठीक है, जो ओपन मार्केट है उसको डिस्टॉर्ट कर रहा है, उसको परेशान कर रहा है, क्योंकि अपनी कंपनीज के अंदर सब्सिडीज़ काफ़ी ज़्यादा देकर सस्ते में माल बेच देता है, मतलब और भी ज़्यादा मतलब इस प्रकार की प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। ठीक है, सस्ता चीपर प्रोडक्ट्स निकाल रहा है जिसकी वजह से यहाँ पर कंट्रीज़ का डोमेस्टिक मार्केट हिट होते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हम लोग को देखने को मिलती हैं। उसके बाद और भी बहुत सारी चीज़ें इलीगल तरीके से आप देख पाओगे कब जाएगा, अनरेगुलेटेड फिशिंग एक्टिविटीज़ कर रहा है हर जगह पर, तो चाइना के ये सारी प्रॉब्लम्स आज के टाइम पर देखने को मिलेंगे। ठीक है, और ये जो कंपटीशन है यूएस और चाइना के बीच में इसी चीज़ को देखते हुए बढ़ चुका है इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर। अगर हम लोग बात करें ये चाइना और यूएस की, तो जो चाइना और यूएस है दोनों मिलकर आज के टाइम पर ट्राई कर रहे हैं कि जो आसियान कंट्रीज़ है इनको किस प्रकार से अपने पास यहाँ पर लाया जाए, इनको बेला फुसलाकर अपने अंडर में लेकर आया जाए। ठीक है, आसियान कंट्रीज़ कौन कौन सी है, तो साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता देता हूँ। आसियान कंट्रीज़ यहाँ पर आपको ये वाली देखने को मिलेंगी, ये 10 नेशंस हैं, ब्रुनई, थाईलैंड, म्यांमार, लाओस, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, कंबोडिया, सिंगापुर और वियतनाम। ये कहाँ पर स्थित हैं, तो जैसे ही आप लोग इंडिया के मैप पर जाओगे, इंडिया से थोड़ा सा आप ईस्टर्न नेशंस में देखोगे तो यहाँ पर आपको ये सारी कंट्रीज़ नजर आएंगी। ठीक है, यही हैं आसियान कंट्रीज़, जिसको हम लोग एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि साउथ ईस्टर्न रीजन के अंदर ये देखने को मिलती हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर यूएस और चाइना दोनों लगे पड़े हैं इन कंट्रीज़ के अंदर अपना इन्फ्लुएंस बनाने के लिए। कैसे, चाइना ने तो बहुत सारा इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर कर दिया है, मतलब बहुत सारा पैसा बहा दिया है, इन्वेस्टमेंट डील्स कर रहा है, ये चीज़ें देखने को मिल रही हैं। यूएस भी आज के टाइम पर क्या कर रहा है, अपनी हाई प्रोफाइल ऑफिशियल विजिट मारता है कि हाँ भाई यूएस की तरफ से विजिट है, जो कि जिसके बारे में जहाँ पे यूएस विजिट करता है दुनिया भर में चर्चा होती है। तो यहाँ पर इस प्रकार से यूएस अपनी ऑफिशियल विजिट करता है और उसके बाद यहाँ पर उस कंट्री के साथ अपने रिलेशंस को डेवलप कर रहा है। लेकिन साथ साथ यहाँ पर यूएस भी पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, किस बेसिस पर, बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड इनिशिएटिव के बेसिस पर। आपको मालूम होगा जो बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड इनिशिएटिव है ये एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है, चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव टैकल, इस पूरे इनिशिएटिव को टैकल करने के लिए हमने यहाँ पर बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड इनिशिएटिव को लेकर आए थे। तो अलग अलग इनिशिएटिव्स आज के टाइम पर जो कि जिसके ऊपर यूएस भी काम कर रहा है। ठीक है, तो जो साउथ ईस्ट एशिया है इसके अंदर एक सबसे बड़ा कंपटीशन देखने को मिल जाएगा दोनों कंट्रीज़ का, यह क्लियर हुआ। तो साउथ ईस्ट एशिया के अंदर अगर हम बात करें जो यूएस और चाइना है, ठीक है, इन दोनों का जो कंपटीशन है वो सबसे ज़्यादा दिखाई पड़ता है दो एरिया के अंदर। एक एरिया है साउथ चाइना सी। साउथ चाइना सी कहाँ पर है एग्जैक्टली लोकेटेड, तो उसको भी मैं आप लोगों को मैप में दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आपको ये चाइना नज़र आएगा, उसके बाद ये वाला रीजन आपको नज़र आएगा, इधर साउथ चाइना सी। ठीक है, तो एक आधा शायद और मैप पड़ा होगा तो उसको भी मैं दिखा देता हूँ। वैसे तो यहाँ पर और कोई मैप है नहीं, आपको साउथ चाइना सी वहीं पर नज़र आएगा। चलो अच्छा वगैरह एक मैप मिल गया है, ऊपर आपको चाइना नज़र आएगा, ये वाला जो रीजन है ये है साउथ चाइना सी। इसके अंदर बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस देखने को मिलेगा। दो एरिया हैं जहाँ पे कंपटीशन सबसे ज़्यादा है, एक तो साउथ चाइना सी हो गया। साउथ चाइना सी के अंदर बात करें तो यूएस भी लगातार अपने ऑपरेशन जारी कर रहा है, क्योंकि साउथ चाइना सी ये पूरे सी को क्लेम करता है, चाइना बोलता है ये पूरा का पूरा समुद्र मेरा है। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पर काफ़ी सारे थ्रेट्स पैदा होते हैं और बहुत सारी जो कंट्रीज इसके आसपास है समुद्र के आसपास, ठीक है, तो उनके साथ रिलेशंस काफ़ी ख़राब हो जाते हैं, ये यहाँ पे बोला गया। ठीक है, तो अमेरिका यहाँ पर इंश्योर करना चाहता है एक फ्रीडम हो साउथ चाइना सी के अंदर, एक पूरी की तरह से फ्रीडम ऑफ नेविगेशन हो, खुला रहे वो एक तरीके से, और उसके बाद जो बीजिंग का अग्रेसिव एक्शंस हैं उसको टैकल किया जा सके, क्योंकि बीजिंग आज के टाइम पर काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है, चाइना बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है, काफ़ी सारा पैसा हर साल इन्वेस्ट कर रहा है, तो इसी वजह से यहाँ पर एक प्रॉब्लम बन चुका है।
तो यहाँ पर आप कह सकते हो इसी बेसिस पर यहाँ पे बोला गया कि कहीं ना कहीं यूएस को भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले यहाँ पर करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर क्या चर्चा होती है, उसके बाद यहाँ पर चर्चा होती है चाइनीज़ डैश लाइन के बारे में। यहाँ पर ये मुद्दा भी उठाते हैं कि जो चाइनीज़ डैश लाइन है चाइना उसको पूरी तरह से क्लेम करता है। ठीक है, ये आप देख पाओगे, तो ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा इशू है। चाइनीज़ डैश लाइन क्या है तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। 9 डैश लाइन इसको हम लोग बोलते हैं। ये आपको 9 डैश देखने को मिलेंगे। इस पूरे रीजन को यहाँ पर अपना बताता है चाइना, लेकिन इसके अंदर बहुत सारे आइलैंड्स वगैरह हैं, इसकी वजह से यहाँ पर ये प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं। ये भी साउथ चाइना सी के अंदर आपको देखने को मिलेगा। तो ये भी मुद्दा यहाँ पर देखने को मिलता है चाइनीज़ डैश लाइन का। तो यहाँ पर भी क्लेम करता है चीज़ों को चाइना। तो ये आपको देखने को मिलेगा। इंडिया के साथ ही नहीं, दुनिया भर के साथ चाइना की यही हरकतें हैं। उसके बाद चाइना का इन्वेस्टमेंट अलग हो रहा है। इन्वेस्टमेंट में अगर हम बात करें, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का इन्वेस्टमेंट हो गया। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में बहुत सारा पैसा खर्चा है। 2013 में इस इनिशिएटिव को लाया गया था चाइना के थ्रू। ठीक है, अब ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव क्या है तो मैं आपको ये भी पिक्चर के थ्रू दिखा देता हूँ। ये आप देख पाओगे चाइना क्या कर रहा है, दुनिया भर को कनेक्ट करने के बारे में चर्चा करता है। ठीक है, तो यहाँ पर इस प्रकार से जो सिल्क रोड है या फिर कह सकते हो आप मैरीटाइम रोड है, समुद्र के रास्ते हैं, ज़मीन के रास्ते हैं, उसके बेसिस पर यहाँ पर दुनिया भर को कनेक्ट करने के बारे में चर्चा करता है। ठीक है, यहाँ पर अगर हम बात करें इन्वेस्टमेंट की, तो यहाँ पर ढेर सारी कंट्रीज़ के अंदर इन्वेस्टमेंट करने के बारे में चर्चा की गई। कैम्बोडिया, लाओस, यहाँ पर आप देख पाओगे कहीं ना कहीं चाइना के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। इस इन्वेस्टमेंट से काफ़ी हद तक आगे चाइना का, मतलब चाइना का जो इन्वेस्टमेंट इन कंट्रीज़ के अंदर देखने को मिलेगा। उसके बाद चाइना ने यहाँ पर हेवली इन्वेस्ट किया है पोर्ट, रेलवेज़ के अंदर कनेक्टिविटी को लेकर। ठीक है, इंडोनेशिया, वियतनाम जैसी कंट्री के अंदर बहुत सारा इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी कर चुका है। तो आज के टाइम पर मिस्टर ब्लिंकन यहाँ पर फोकस ये करते हैं कि यूएस यहाँ पर आप कह सकते हो कहीं ना कहीं इस गैप को फिल करेगा। और यहाँ पर यूएस भी बहुत सारे पोर्ट्स, रोड्स, पावर ग्रिड, ब्रॉडबैंड, इन सब की डेवलपमेंट के ऊपर काम कर रहा है। और उसके बाद ग्लोबल ट्रेड के ऊपर, कनेक्टिविटी के ऊपर और भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ को हम लोग आगे लेकर आएंगे। तो यहाँ पर पूरी तरह से भारत भी पूरी तरह से फोकस करने में लग चुका है। और साथ ही साथ यहाँ पर जो ब्लिंकन है, इन्होंने पॉइंट आउट ये किया, जो क्वाड के मेंबर्स हैं, क्वाड के मेंबर्स कितने हैं, 4 मेंबर्स है, ये आप लोगों को मालूम होगा, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान और यूएसए। ठीक है, अब यहाँ पर इन्होंने क्या किया, लगभग $48 बिलियन यहाँ पर प्रोवाइड करवाए हैं, और ताकि हम लोग क्या कर सकें, यहाँ पर हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर सकें इस पूरे इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर। ठीक है, क्योंकि इंडो पैसिफिक रीजन भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं क्वाड की तरफ से भी आपको बहुत सारा इन्वेस्टमेंट देखने को मिलेगा। वॉशिंगटन की तरफ से, मतलब अमेरिका की तरफ से इन्वेस्टमेंट देखने को मिलेगा, बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड वाला, जो कि मैंने अभी आप लोगों को बता दिया था। तो यूएस भी आज के टाइम पर पूरी तरह से ट्राई कर रहा है कि चाइना को टैकल किया जा सके और चाइना को पूरी तरह से यहाँ पर कॉम्पिटिशन में मात दी जा सके। ये हम लोग इसके ऊपर भी फोकस कर रहे हैं। और खासकर हम लोग फोकस ये कर रहे हैं जो इंडो पैसिफिक वाला रीजन है, यहाँ पर व्यापार अच्छा हो, जो भी कंट्रीज़ है उनके साथ। ठीक है, इकोनॉमिक, टेक्नोलॉजी, ठीक है, डिकार्बोनाइजेशन, क्लीन एनर्जी, तो इसके ऊपर हम लोग फोकस करने वाले हैं और फोकस कर भी रहे हैं। उसके बाद आज के टाइम पर एक ऑल्टरनेटिव मॉडल क्या हो सकता है, देखो मैं आपको बताता हूँ। ऑल्टरनेटिव मॉडल यहाँ पर यह है कि सबसे बड़ी बात, पहले इन्होंने ये बोला कि जो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क है, इन्वेस्टमेंट प्लान है, प्रोमिसेस हैं, ये सब जो ब्लिंकन के थ्रू करे गए हैं कि हम लोग यहाँ पर ये सारी चीज़ें करने वाले हैं, इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। यहाँ पर आपको एक तरीके से चीज़ों को इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर आपको इंप्लीमेंट करना पड़ेगा और तब उसके बाद आप चाइना को टैकल कर पाओगे। क्योंकि अभी भी अगर हम बात करें तो यूएसए का जो इन्फ्लुएंस है वो बहुत कम देखने को मिलेगा, चाइना का इन्फ्लुएंस फिर भी बहुत ज़्यादा है आसियान कंट्रीज़ के अंदर। तो उस चीज़ को टैकल करने के लिए यूएस को थोड़ा सा और आगे आना पड़ेगा, ये आप लोग देख पाओगे इस कॉम्पिटिशन के अंदर। क्लियर हुआ? आई होप आप लोग चीज़ों को समझ चुके होंगे इस एडिटोरियल के अंदर ऑथर ने क्या लिखा है। उसके बाद नेक्स्ट एडिटोरियल बात करता है द एलिजिबल डिनाइड बेनिफिट्स। यहाँ पे बात की गई है हज़ारों जो फार्मर्स हैं उनको बेनिफिट नहीं मिला है एक स्कीम के अंदर जिसका नाम है राइतू भरोसा स्कीम। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर बैंक के थ्रू कुछ रिजेक्शन करे गए पेमेंट्स को लेकर कुछ टेक्निकल इशू की वजह से। तो यहाँ पर ये जो आर्टिकल है इसके अंदर बोला गया जो वंतला सिंगना है, ठीक है, सिंगाना, ये यहाँ पर एक वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप से बिलोंग करती है, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप से। और उसके बाद यहाँ पर आंध्र प्रदेश से यहाँ पर ये बिलोंग करती हैं। बोला गया कि इनको भी बेनिफिट मिला था इस स्कीम के अंदर, मतलब इस स्कीम के अंदर इन्होंने रजिस्टर किया, हालांकि इनको बेनिफिट्स नहीं मिल पाए प्रॉपरली। ठीक है, इनका जो नाम है वो इस स्कीम की लिस्ट से निकाल दिया गया है। तो इसी वजह से यहाँ पर एक कंसर्न उठाती हैं। राइतू भरोसा एक स्कीम है आंध्र प्रदेश सरकार की, जहाँ पर फोकस ये रखा जाता है कि 13,500 पर एग्रीकल्चर ईयर यहाँ पे प्रोवाइड करवाया जाएगा 3 साल की इंस्टॉलमेंट्स के लिए। मतलब 3 साल, मतलब 1 साल के मतलब आप कह सकते हो 1 साल के अंदर 3 इंस्टॉलमेंट में ये पैसा दिया जाएगा एज अ फाइनेंशियल असिस्टेंस किसान भाइयों को, ताकि यहाँ पर वो क्रॉप सीजन के अंदर अपनी क्रॉप्स की, अपनी फसलों को अच्छी तरीके से उगा सकें। ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाता है ट्राइबल फार्मर्स के लिए, क्योंकि ट्राइबल फार्मर्स को काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ता है। तो इसी वजह से यहाँ पर आप कह सकते हो इनको हेल्प करने के लिए आंध्र प्रदेश सरकार ने स्कीम लॉन्च करी। नाउ दिक्कत क्या है इस स्कीम के अंदर, दिक्कत ये आ गई कि चलो स्कीम के अंदर लोग रजिस्टर भी कर चुके हैं, लेकिन फ़ायदा तो मिले, लोगों के पास पैसा ही नहीं आ पा रहा है। फिर पैसा नहीं आ पा रहा है, अब क्या होगा, उनको स्कीम के फ़ायदे नहीं मिल पा रहे हैं। एट द लास्ट क्या होता है, लिस्ट से उनका नाम निकाल दिया जाता है। तो ये प्रॉब्लम्स आज के टाइम पर क्रिएट हो रही हैं।
क्योंकि एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है बैंक रिजेक्शन की। तो यहाँ पर जो एक तरीके से जिन्हें प्रॉब्लम्स फेस करने को मिली है, उसके साथ साथ यहाँ पर आप कह सकते हो और भी बहुत सारे लोग हैं जो कि यहाँ पर प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे बात की गई लिपटेक के बारे में। लिपटेक जो कि यहाँ पर रिसर्च वगैरह करता है, इन्होंने यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन किया और इन्वेस्टिगेशन करते हुए यहाँ पर इन्होंने बोला जो आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट है, ठीक है, इन्होंने यहाँ पर क्या किया, सेकंड इंस्टॉलमेंट ऑफ बेनिफिट को ट्रांसफर कर दिया है। जो अक्टूबर 2021 वाली बेनिफिट थी, इसको ट्रांसफर कर दिया, जो कि यहाँ पर आप कह सकते हो एक फाइनल ट्रांसफर ये करेंगे 2022 तक। मतलब जो भी ट्रांसफर को लेकर चर्चा की है कि यहाँ पर कुछ बेनिफिट ट्रांसफर करे गए, कुछ बेनिफिट ट्रांसफर अभी यहाँ पर करेंगे। लेकिन होता क्या है यहाँ पर, क्या ये पैसा फार्मर्स तक पहुंचा है? नहीं। तो इन्होंने क्या बोला, लगभग 80 फार्मर से 80 फार्मर से यहाँ पर ये लिपटेक मिलता है, क्योंकि ये रिसर्च और एनालिसिस कर रहे हैं। तो 80 फार्मर से मिलते हैं, बैंक अकाउंट को विजिट करते हैं, ठीक है, बैंक को विजिट करते हैं, उनके डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब कुछ देखते हैं। तो यहाँ पर पता ये चलता है वो फार्मर्स काफ़ी बुरी तरह से स्ट्रगल कर रहे हैं इस पूरे स्कीम के अंदर। मई 2021 का डेटा है, लगभग 1.09 लाख फार्मर्स हैं जिनको एज अ बेनिफिशियरी आइडेंटिफाई किया गया था इस पूरे लिस्ट के अंदर, ठीक है, इनको आइडेंटिफाई किया गया था एज अ बेनिफिशियरी, इनको यहाँ पर सरकार के थ्रू से बेनिफिट मिलेगा, ठीक है, ऐसा बोला गया। लेकिन जिसमें से यहाँ पर 5660 फार्मर्स ऐसे थे, 5,000 5,500 से ज़्यादा फार्मर्स ऐसे थे जिनकी पेमेंट्स को बैंक ने रिजेक्ट कर दिया, ठीक है, बैंक ने यहाँ पर उनकी पेमेंट ही नहीं दी। उनको पेमेंट मिलनी चाहिए थी ताकि वो अपने एग्रीकल्चर सेक्टर को आगे बढ़ा सके, लेकिन उनको पेमेंट नहीं मिली, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर इन्होंने बोला कि मेजोरिटी जो है इस प्रकार से बैंक के रिजेक्शंस देखने को मिले हैं, और ये रिजेक्शन के पीछे का रीज़न क्या बताया गया कि इनका सॉफ्टवेयर फेल मार गया है। सॉफ्टवेयर यहाँ पर फेलियर मतलब जो एनपीसीआई है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये सॉफ्टवेयर फेल मारा, जिसकी वजह से यहाँ पर आप कह सकते हो कि क्या हुआ, इनकी बैंक की ट्रांजैक्शन नहीं हुई है। और इसमें से लगभग 5,000, मैंने जैसा बताया ना, 5,500 से ज़्यादा केसेस इसी प्रकार से निकल कर आए, जिसमें से कुछ तो केस रिजॉल्व हो गए, लेकिन फिर भी 5,000 के अप्रॉक्स जो केसेस हैं वो अनरिजॉल्व रहे। इसके अंदर अभी भी यहाँ पर मामला सुधरा नहीं था, उनके पास यहाँ पर ट्रांसफ़र नहीं पहुँचा था, पैसा मतलब उनके पास पैसा नहीं पहुँचा था, ठीक है। तो ये आप कह सकते हो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो चुकी थी। हालांकि हमारी यूनियन गवर्नमेंट भी, मतलब देखो अभी हम बात कर रहे हैं वो एक स्टेट स्कीम है, आंध्र प्रदेश की स्कीम है, लेकिन उसी प्रकार से एक स्कीम और है जो कि हमारे नेशनल लेवल पर आती है, वो है पीएम किसान स्कीम, आपको मालूम होगा। और पीएम किसान स्कीम के अंदर भी इसी प्रकार की प्रॉब्लम्स आई थी, लेकिन वो प्रॉब्लम्स रिजॉल्व करी गई और उसके बाद वहाँ पर आगे चीज़ों को बढ़ाया गया था। लेकिन यहाँ पर क्या है, इसके अंदर जो आंध्र प्रदेश वाली स्कीम है, इसके अंदर प्रॉब्लम कुछ ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। इनफैक्ट प्रॉब्लम बढ़ चुकी है, तो उसका सोल्यूशन ना निकालने के बजाय क्या किया गया, जो भी बेनिफिशरीज के अंदर लिस्ट आ रही थी, मतलब जो भी बेनिफिशरीज के नाम आ रहे थे लिस्ट के अंदर, उनके नाम निकाल दिए गए, उनके नाम हटा दिए गए। तो आप कह सकते हो इस प्रकार की चीज़ें बिल्कुल भी सही नहीं है कि आप लोग यहाँ पर एक स्कीम प्रोवाइड करवा रहे हो जिसके में आप जिस बेसिस पर सरकार पैसा प्रोवाइड करवा रही है, अब यहाँ पर लोगों को एक तरीके से रजिस्टर करवाया गया। अब यहाँ पर आपकी कुछ टेक्नोलॉजी फेलियर की वजह से लोगों के पास पैसा नहीं पहुँचा, तो आपने उस लिस्ट में से लोगों का नाम निकाल दिया। तो अपने आप में क्लैरिटी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, कोई क्लैरिटी देखने को मिलेगी नहीं सेटलमेंट को लेकर, ये एग्जैक्टली यहाँ पे बोला गया। तो यहाँ पर क्या हुआ, अगर हम लोग बात करें बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की, मोबाइल की, रोड कनेक्टिविटी की, तो इसका तो पहले से आप देख पाओगे बहुत ज़्यादा लिमिटेड एक्सेस है। और उसके बाद यहाँ पर और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिल जाती हैं, जैसे कि सेटलमेंट प्रोसीजर बहुत ज़्यादा यहाँ पर कम देखने को मिलेगा, सेटलमेंट प्रोसीजर की बहुत ज़्यादा कमी यहाँ पर देखने को मिलती है। और उसी प्रकार के बाद आप देख पाओगे कुछ स्कीम्स आई हैं, और स्कीम्स के बेसिस पर भी आप कह सकते हो कि आज के टाइम पर जो फार्मर्स है उनका नाम रिमूव कर दिया गया है इस लिस्ट से। तो अपने आप में काफ़ी सारी प्रॉब्लम है। साथ साथ आप देख पाओगे कहीं ना कहीं यहाँ पर जो ये लोग हैं, इनके जो राइट्स हैं उनका काफ़ी हद तक वायलेशन हुआ है। उसके बाद यहाँ पर जो आंध्र प्रदेश की सरकार है, ऐसा नहीं इन्होंने काम नहीं किया, बहुत सारे काम किए, अलग अलग ओल्ड एज पेंशन्स प्रोवाइड करवाएं, अलग अलग बहुत सारे काम किए हैं। देखो अलग अलग बहुत सारी स्कीम्स चलाई हैं, आधार पेमेंट ब्रिज सिस्टम और भी बहुत सारी यहाँ पर स्कीम्स चलाई हैं। लेकिन यहाँ पर आंध्र प्रदेश को फोकस रखना पड़ेगा अपने इस वाली स्कीम के ऊपर भी, राइतु भरोसा स्कीम के ऊपर भी, क्योंकि यहाँ पर इसके अंदर बैंक रिजेक्शन हुआ है और इससे बहुत सारे फार्मर्स को प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। तो इसके ऊपर भी आपको फोकस करना पड़ेगा, इस स्कीम के अंदर रेजोल्यूशन लेकर आओ और लोगों का नाम ना निकालने के बजाय आप स्कीम के अंदर एक सोल्यूशन लेकर आओ, ठीक है। अपने जो भी यहाँ पर बैंक का रिजेक्शन है उसको रेक्टिफाई करो, उसको यहाँ पर जो भी आपका एरर है उसको सही करो, ठीक है। ये यहाँ पर बोला गया। तो जो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर है, ट्राइबल वेलफेयर हो गया, ग्राम सेक्रेटेरिएट, वर्ल्ड सेक्रेटेरिएट, यूआईडीआई, एनपीसीआई, ये सब यहाँ पर आप कह सकते हो क्या कर सकते हैं, ये सब यहाँ पर हैंडल करते हैं ट्रांसफर्स को। तो इनको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए, इनको समझना चाहिए कि यहाँ भाई लोगों को कितनी प्रॉब्लम हो रही है, और एक तरीके से जो बैंक रिजेक्शंस हैं उनको सॉल्व करना चाहिए। जितने भी लोग यहाँ पर इसके अंदर इन्वॉल्व हैं उन सबको लेकर एक सोल्यूशन लेकर आना चाहिए। यहाँ पर एट द लास्ट ये चीज़ें मैंशन करते हैं। आई होप आप लोगों को यहाँ पर क्लियर हो चुका है एग्जैक्टली यहाँ पर ऑथर क्या लिखना चाहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल जो आज का लास्ट एडिटोरियल है वो आपको ये वाला नजर आएगा, ठीक है। यहाँ पर बात की गई है इनएडिक्वेट रिस्पॉन्स को लेकर। तो अभी क्या है, ईडब्ल्यूएस कोटा के बारे में चर्चा की गई है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के बारे में। आपको मालूम होगा मैंने कल एक आर्टिकल आपके साथ शेयर किया था, तो वो आर्टिकल मैं आप लोगों के साथ फिर से यहाँ पर बताना चाहूँगा। यही आर्टिकल है जो कि आपको पढ़ना है। फिलहाल क्या होगा, अभी यहाँ पर हमारी केंद्र सरकार ने
क्या बोला सुप्रीम कोर्ट से कि जो EWS इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन वाले लोग हैं, इनका जो कोटा है 8 लाख रुपए इनकम का, वो बिल्कुल सही है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली एक क्वेश्चन उठाया था। क्वेश्चन ये था कि जो EWS सेक्शन है, इसके अंदर जो आपने 8 लाख रुपए का इनकम कोटा डिसाइड किया है, वो किस बेसिस पर डिसाइड किया है। तो सरकार ने यहाँ पे बोला है कि देखो यहाँ पर बिल्कुल सही है कोटा, और सुप्रीम कोर्ट ये बोलता है कहीं ना कहीं क्लैश करता है, क्योंकि आपने 8 लाख रुपए इनकम वाले को कोटा दिया है, 8 लाख रुपए वाले इनकम वाले को आप रिजर्वेशन दे रहे हो। इतनी इनकम तो ओबीसी के अंदर जो क्रीमी लेयर वाला है उसकी है, और क्रीमी वाले लेयर वाले लोगों को रिजर्वेशन नहीं मिलता है, आप लोगों को मालूम है। ओबीसी के अंदर बहुत सारे लोग होते हैं जिनको रिजर्वेशन मिलता है। एक क्रीमी लेयर के आते हैं जो कि टॉप के लोग होते हैं, जिनके पास काफ़ी सारा पैसा है, उनका फाइनेंशियली बैकग्राउंड काफ़ी अच्छा है, ठीक है, फाइनेंशियल कंडीशन उनकी काफ़ी अच्छी है, तो उनको यहाँ पर रिजर्वेशन के बेनिफिट्स नहीं मिलते हैं। तो कहीं ना कहीं उतनी इनकम तो 8 लाख रुपए वाली इनकी है, ओबीसी क्रीमी लेयर की, तो आप EWS सेक्शन के अंदर इतने इनकम वालों को कोटा दे रहे हो, तो कहीं ना कहीं इसके क्लैश कर रहा है। सरकार बोलती है कोई क्लैश नहीं कर रहा है, सरकार दो रीज़न देती है। दो रीज़न ये देती है क्लैश क्यों नहीं कर रहा। पहला रीज़न ये है कि अगर हम बात करें इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन वाले की, तो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन वाले जब भी यहाँ पर कोई व्यक्ति EWS के लिए अप्लाई करता है, तो उसका जो डेटा है वो 1 साल पहले का लिया जाता है, ठीक है। 1 साल पहले का उसकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है, उसकी जो फाइनेंशियल इनकम स्टेटमेंट है वो ली जाती है उसकी पहले 1 साल की। लेकिन ओबीसी के अंदर ऐसा नहीं होता है। ओबीसी के अंदर जब भी किसी व्यक्ति को ओबीसी का सर्टिफिकेट मिलता है तो उसके पहले का 3 साल का डेटा देखा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये बोला कि एक डिफरेंस तो यह है, तो कहीं ना कहीं ओबीसी के साथ चीज़ें सेम नहीं है, ठीक है, एक डिफरेंस ये देखने को मिलेगा। दूसरा सरकार ये बोलती है, दूसरा डिफरेंस क्या है, जब हम लोग ओबीसी के बारे में बात करते हैं तो जो ओबीसी का क्रीमी लेयर है, इनकी जो इनकम है ना, इनकी जो इनकम है सिर्फ और सिर्फ इनकम कंट्रीब्यूट की जाती है, बाकी इनके जो भी चीज़ें हैं जैसे एग्रीकल्चर, सैलरीज और भी ये सारी चीज़ें हैं, इन सबको हटा दिया जाता है, ठीक है। सिर्फ जो टॉप की इनकम है वही गिनी जाती है, बाकी सारी इनकम इनकी रह जाती है। लेकिन जो EWS सेक्शन है, EWS सेक्शन के अंदर इनकी सारी इनकम मिलाते हैं हम लोग, ठीक है, सारे सोर्सेस होते हैं, जैसे भी ये लोग पैसा कमा रहे हो, चाहे वो फार्मिंग हो या फिर और कोई और भी सोर्सेस हैं, सबको मिला के इनकी इनकम को काउंट किया जाता है। तो यहाँ पर भी डिफरेंस है। तो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन आप देख पाओगे थोड़ा सा अलग है। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का 8 लाख रुपये का जो इनकम कोटा है वो बिल्कुल सही है, ऐसा यहाँ पर सरकार बोलती है, ठीक है। तो यहाँ पर आप कह सकते हो कि इसी चीज़ को लेकर स्टेटमेंट दिया गया। अभी फिलहाल इस केस की सुनवाई आज सुप्रीम कोर्ट में होगी, और आज भी हमारे पास कुछ डिटेलिंग इन्फॉर्मेशन आने वाली है, ये मैंने आपको बताया। अब इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को लेकर कुछ डेटा मैंने आप लोगों को प्रोवाइड करवा रखा था, ठीक है, टेलीग्राम पर मैंने प्रोवाइड करवा दिया है, वो तो आपको पता ही है कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का। पहली बात, हाँ, एक क्वेश्चन है सिंपल सा आप लोगों से, EWS का जो कोटा है बेसिकली ये कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू लाया गया है, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, ठीक है। क्योंकि हम लोग यहाँ पर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन वाले लोगों को 10% का रिजर्वेशन देते हैं। जैसे कि आप लोगों को मालूम होगा, यहाँ पे जब रिजर्वेशन की बात आती है तो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, ओबीसी ऐसा आपको देखने को मिलता है। उसके बाद यहाँ पर इन तीनों को रिजर्वेशन तो मिलता ही है हमारे कंट्री के अंदर, लेकिन उसके बाद यहाँ पर जो बची कौन, जनरल कैटेगरी के अंदर जो भी यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनकी फाइनेंशियली कंडीशन काफ़ी बेकार होती है, उन लोगों को यहाँ पर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का कोटा दिया जाता है, ठीक है। 2019 में यहाँ पर ये आपको बताना है कब लेकर आए थे, ठीक है। तो इसके बारे में बताना, मैं भी बताने वाला था कि कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू लाया गया था, तो यहाँ पर इसके बारे में बताना आप। और उसके बाद यहाँ पर क्या बोला गया कि 10% का कोटा हम लोग इन लोगों को भी देंगे, ठीक है। तो ये दिक्कत है फिलहाल, अभी आर्टिकल आने वाले टाइम पर फिर से चर्चा में आएगा, तो डेफिनेटली इसके बारे में फिर से डिस्कशन होगा, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस आर्टिकल में इतना ही है, बाकी मैंने आपको चीज़ें प्रोवाइड करवा दी हैं कि एग्जैक्टली क्या मुद्दा चल रहा है EWS को लेकर। नाउ इसी के साथ करते हैं हम लोग अपने लेक्चर को समाप्त। आई होप आप लोग सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से क्लियर कर पाए होंगे। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।